तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स और उसके अंदर शुरू करेंगे स्पूल मोशन। तो इसका इनर रेडियस बी है, आउटर रेडियस कैपिटल आर है और यहाँ पे रस्सी ना ऐसे लपेटी गई है, वाइंड अप ऐसे है, ऐसे रस्सी को लपेट दिया गया। सपोज करो यहाँ पे तो मैंने जेंटल फोर्स लगाया तो तुम्हें लगा कि सर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी। और एक फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है ना, तो जब भी मैं खींचूंगा तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, ये सब समझना। तो ये स्लिपिंग नहीं हुई तो तुमने इसके बाद टॉक ले लिया। किसी ऐसे क्वेश्चन में आए कि तुमने फोर्स लगाया और तुम्हारा दिमाग क्या है कि नहीं सर बॉटम पे स्लिपिंग होगी, बॉटम पे स्लिपिंग होगी। अगर दिमाग ये कह दे कि बॉटम पे स्लिपिंग होगी तो क्या मैं ये टॉक इक्वेशन बॉटम के ऊपर लिख सकता हूँ? हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स और उसके अंदर शुरू करेंगे स्पूल मोशन। ये स्पूल मोशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जे एडवांस में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। कई जगहों पे पढ़ाया नहीं जाता और कई जगहों पे बहुत ही इजी वे में बताया जाता है। आज मैं आपको इजी में नहीं, मतलब बहुत कम बताया जाता है, लेकिन आज मैं आपको स्पूल मोशन को ऐसे बताऊंगा कि अगर आपको बेसिक थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, तो आपको स्पूल मोशन में रियली मजा आ जाएगा और आपको ऐसा स्पूल मोशन तैयार होगा कि आप दोबारा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको इजीली हैंडल कर लेंगे। ठीक है। और ये जो लेक्चर है वो टू वे इंटरेक्शन का लेक्चर है। इसमें कुछ बच्चे हैं जो मैं उसको पढ़ा रहा था, उनके साथ ये डिस्कशन का लेक्चर है। ठीक है, तो आप देखिए, ये एक स्पूल है। स्पूल वही जो क्या होता है, डिस्क होता है या जो पतंग उड़ाते हो ना, उसको स्पूल बोलते हैं। स्पूल वही है, इसमें ये रेडियस आर है, इनर रेडियस बी है। एक बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, कहीं भी लगे तुम्हें कि डाउट है थोड़ा सा भी तो मुझे बताना। तो इसका इनर रेडियस बी है, आउटर रेडियस कैपिटल आर है और यहाँ पे रस्सी ना ऐसे लपेटी गई है, वाइंड अप ऐसे है, ऐसे रस्सी को लपेट दिया गया। और इस रस्सी को अपने हाथ से पकड़ के मैं इधर खींचने जा रहा हूँ, ऐसे खींचूंगा। इसमें कुछ केसेस हैं जैसे कि वेरी स्मॉल फोर्स, मतलब ये जो फोर्स लगा हुआ है ये बहुत ही कम जेंटली पुल कर रहा हूँ अपनी तरफ। सेकेंड केस में क्या है, वेरी लार्ज, बहुत तेज पुल कर रहा हूँ, तो झटका, इम्पल्स, झटका दे रहा हूँ। थर्ड केस में क्या है, फाइनाइट फोर्स, मतलब इसकी वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होगी और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया होगा। जब भी ऐसी बात होती है ना फाइनाइट फोर्स, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया जाता है ताकि हम सोच सकें कि वो एफ सफिशिएंट, मतलब यहाँ का फ्रिक्शन सफिशिएंट है या नहीं, स्लिप करेगा कि रोल करेगा, क्या करेगा। तो ये थर्ड केस है, फाइनाइट फोर्स। एंड फोर्थ केस है फोर्स एट एंगल, मतलब ये जो रस्सी है वो किसी एंगल पे होती, ऐसे होती। तो ये भी अगर तुम एक्सपेरिमेंट करो ना कि अगर स्पूल ऐसा हो और रस्सी ऐसे हो, अपने हाथ से पकड़ो रस्सी, हॉरिजॉन्टल रखो, धीरे धीरे उसको ऊपर लेके जाओ ना, तो तुमको इसके मोशन को समझना पड़ेगा कि ये स्पूल आगे की ओर भागेगा कि स्पूल तुम्हारी तरफ आएगा। तो इसमें हो सकता है ये तुम्हारी तरफ भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि रस्सी कितने एंगल पे तुमने रखा है, और ये दूर भी जा सकता है। अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो और एक और रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज कहीं भी लगे तो मेरा डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। और होमवर्क हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे उसमें, इरोडो के पाथ फाइंडर, तुम लोग पाथ फाइंडर का नाम सुने हो? हेलो, हाँ, तो उसको भी हम लोग डिस्कशन में लाएंगे। तो केस वन, वेरी स्मॉल फोर्स। तो ये फोर्स जो मैं लगाया हूँ ना, ये फोर्स बहुत ही स्मॉल फोर्स है और इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अच्छा स्मॉल फोर्स मतलब जेंटल फोर्स, वेरी स्मॉल फोर्स मतलब हाथ से ऐसे पकड़ा और धीरे 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 टेंशन बढ़ा रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे टेंशन बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे जानना है कि ये स्पूल का सेंस ऑफ रोटेशन किधर मतलब क्या होगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये वाइंडिंग या अनवाइंडिंग, ये जो रस्सी है ये इसमें वाइंड होगी कि अनवाइंड होगी, यानी इस स्पूल का मोशन किधर हो, ये हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ठीक है, कि अगर ये फोर्स बहुत ही कम हो, अगर ये फोर्स बहुत कम होता, अगर ये फोर्स बहुत कम होता तो क्या बॉटम पे स्लिपिंग होती? अगर ये फोर्स बहुत कम है तो क्या बॉटम पे स्लिपिंग होगी? जस्ट ऑब्जर्वेशन से बताओगे? सिद्धार्थ, हेलो।
सिद्धार्थ आवाज आ रही है? कार्तिक, हेलो, आयुष, स्लाइड नहीं करेगा। एक सेकंड बाकी से तो मैं बात कर लूं। आयुष, हेलो, आयुषी, हेलो, रितेश, नैन। यस सर। तो अभी मुझे कौन कौन सुन पा रहा है? नैन सुन रहा है, अयाज सुन रहा है, और कोई? रुद्र, हेलो। ओके, यस सर। तो रुद्र सुन रहे हो, अयाज सुन रहा है, और नैन। शिवम, हेलो। यस सर। शांतनु, आयुषी, सिद्धार्थ। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो देखो, ये टू वे इंटरेक्शंस है, तो हम लोग जो मैं पूछूंगा, अगर तुम्हें लगता है कि इसका आंसर ही है तो रिस्पॉन्ड करना, फिर उसको हम लोग प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे क्या हो रहा है एक्चुअली। तो अगर ये फोर्स बहुत ही स्मॉल है, अगर ये फोर्स बहुत ही स्मॉल है, तो इस बॉटम पे स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, पहला क्वेश्चन तो ये है। क्योंकि बाकी इसमें क्या होना है, ये हम तभी आगे कुछ सोचेंगे जब हम थोड़ा सा ये समझ पाए कि बॉटम पे स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी। तो आयास, बॉटम पे स्लिपिंग होगी? नो सर, रोल कर जाएगा मेरा। हाँ, तो ये रोल करेगा, क्योंकि वैसे भी कॉमन सेंस से देखो, अगर ये फोर्स बहुत स्मॉल है, अगर ये फोर्स बहुत स्मॉल है, तो बॉटम पे स्लिपिंग नहीं होनी। एकदम जेंटल कल्पना करके देखो, अगर इस पुल को तुम खींच रहे हो तो बॉटम पे स्लिपिंग होनी नहीं है। अच्छा, अगर बॉटम पे स्लिपिंग नहीं होनी है, तो कंबाइंड मोशन में एक बात बताई जाती है कि जो टॉर्क इक्वेशन होता है, टॉर्क इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखो, एंड दिस इज ICM इज टू अल्फा। अच्छा, एक और बात, कहीं भी ऐसा इक्वेशन दिखा ना, टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा, आई लग गया, आई लग गया, तो ध्यान रखना वो सारे इक्वेशन एक्सिस के अबाउट होते हैं। मतलब कहीं भी तुम्हें ऐसा दिखे टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा दिया हुआ है, तो हमारे सिलेबस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना एक्सिस के अबाउट है, जबकि ये पॉइंट के अबाउट भी होता है। वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है, उसके 9 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जब भी दिखे ये, तो तुम बोलोगे कि ये फॉर्मूला इज ओनली वैलिड अलोंग एक्सिस, ये एक्सिस के अलोंग है। और ये भी कौन सी एक्सिस? फिक्स एक्सिस रोटेशन में वैलिड है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में वैलिड है। और साथ में एक और चीज है इसके साथ, ये अगर ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, आइए यार, ये टर्म्स कोई ऐसा है जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी तक नहीं पढ़ा है? कोई भी हो बताओ। यस सर, नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ा है, ओके। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। सर, हाँ, वो पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट जो हमारा सिस्टम है वो प्योर रोलिंग में हो। हाँ, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम प्योर रोलिंग में हो। हाँ, प्योर रोलिंग में है, तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट अभी ये बहुत बड़ा टर्म्स है, बट एक रफ टर्म में आप बोल सकते हो इसको कि दिस पॉइंट इज, अच्छा, मैसेजेस जो होगा ना, वो मुझे नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन दूर है वहाँ पे। तुम जो बोलोगे मुझे पूरा सुनाई देगा। तो अभी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे इसको पूरा डिटेल में। एक अच्छा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग हैंडल करते हैं। बट अभी के लिए मैं ये कह दिया, बोलने जा रहा तुमसे, मुझे शायद पता था कि तुम लोग पढ़े हो, तो ठीक है, ये फॉर्मूला वैलिड है फिक्स एक्सिस रोटेशन में, एंड दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में वैलिड है, जो मैं अलग से तुम्हें बता दूंगा किस केस में वैलिड है इसके अबाउट और किस केस में नहीं वैलिड है। जब मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, ओके। और ये भी एक्सिस के ही अलॉन्ग है। मतलब एक चीज बार बार मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी, जहां भी आई लग गया, टॉक्स टू आई अल्फा, वो समझ जाना कि हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्सिस के अलॉन्ग है, वो सारी इक्वेशन एक्सिस के अलॉन्ग है। ये टॉर्क है अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ICM अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास,
अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब सुनो, कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट IAR की तरफ से काम कर रहा है, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। तो अभी आयाज ने जो बात बोला ना कि अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है तो तुम ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा रिजिड ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है। द वर्ड इज, ये पूरा पूरा रिजिड ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है, प्योर रोटेशन में। और एक और भी बात, अभी तुम कह रहे हो कि इस पर स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर इस पर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शन दिखाओगे। अच्छा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है। और एक और बात, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपका मन करे तो आगे दिखाओ, मन करे तो पीछे दिखाओ, वो एक वेरिएबल फोर्स है, तो मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेती है उसको, मैथमेटिक्स एडजस्ट करती है। कैलकुलेशन करो, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आपने डायरेक्शन सही माना है, वैल्यू नेगेटिव आ गई आप तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन से उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, इधर माने जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन आया ना दिमाग में तुरंत सोच लेना, अभी तो एकदम इजी है, स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, जिधर मन करे उधर मानो, मैथमेटिक्स को एडजस्ट करने दो। तो मैं क्यों सोचूं, तो चलो फ्रिक्शन का डायरेक्शन मैं अपने मन से पीछे मान लिया, लाइक ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम का सब्जेक्ट नहीं है कि मैं पीछे मानूं या आगे मानूं, बट मैंने पीछे मान लिया, एज्यूम। ठीक है, तो इस केस में, वेरी स्मॉल के केस में मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी, फ्रिक्शन पीछे को काम करेगी। और मैं कहा कि अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क की क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ तो मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ। तो ये वाला जो फोर्स होगा इसके अबाउट ऐसे घुमाएगा, लेकिन फ्रिक्शन उल्टा घुमा देगा ना, तो फिर कौन ज्यादा है ये सोचना मुश्किल हो। ये जो एफ है वो ऐसे घुमाएगा और ये फ्रिक्शन ऐसे घुमाएगा, कौन टॉर्क ज्यादा दे रहा है ये सोचना मुश्किल है। हाँ, ये डिस्टेंस ज्यादा है, बट इस फोर्स का मैग्नीट्यूड का भी तो आइडिया नहीं है कितना है। तो इस इक्वेशन से मुझे ये समझ पाना मेरे लिए मुश्किल है कि टॉर्क का सेंस किधर है जब मैं सेंटर ऑफ मास बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये अगर इस पॉइंट के अबाउट पूरा पूरा रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन में है, तो मैंने इसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखने की कोशिश की, तो मुझे फायदे मिल गए। जब मैंने एबीडी बनाई, एन ऐसे दिखाया, इसका ऐसे दिखाऊंगा, देखना स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे, एफ आगे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, इस एन का 0, इस mg का 0, फ्रिक्शन इसी से पास कर रहा है। इस एफ का जो टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट वो इस सेंस में आएगा, इस सेंस, मतलब ये ना एफ इसके ऐसे घुमाएगा ऐसे। तो तुम देखो दिस इज द क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज। मतलब मैं बस, तुम ऐसा मत सोचना कि अब कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर ये ऐसे खींच रहा हूँ ना तो ये तो ऐसे घुमाएगा, तो मैं टॉर्क किसके अबाउट लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है ना, फिजिक्स के अंदर लॉज इंपॉर्टेंट है। मैं टॉर्क अगर इसके अबाउट लिख रहा हूँ तो ये एन का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, एफ का टॉर्क 0, ये वाला एफ तो इस पॉइंट के अबाउट इस पूरे रिजिड बॉडी को ऐसे ही टॉर्क देगा, ऐसे घुमाएगा, दैट मींस क्लॉकवाइज घुमाएगा। और एक और बात, सेंस ऑफ रोटेशन कभी नहीं चेंज होता है, चाहे तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख दो। अगर एक रिजिड बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है, तो टॉर्क जो आएगा ना, जो अल्फा प्रोड्यूस हो रहा है, अल्फा, अगर अल्फा क्लॉकवाइज आ रहा है सेंस में, तो हर पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज आएगा, हर पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज आएगा, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही आएगा। तो मुझे बताना कि अगर ये वाला एफ इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ये घूम रहा है ऐसे, तो सेंस ऑफ रोटेशन, पहला क्वेश्चन था सेंस ऑफ रोटेशन, तो मैं क्या आंसर करूंगा, क्लॉकवाइज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बना क्लॉकवाइज। अभी एक और चीज, मैं उस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा जिसमें इस सेंटर के अबाउट भी मैं टॉर्क लिखूंगा, तुम्हें बताऊंगा कि देखो ऐसा क्या हो रहा होगा, क्लॉकवाइज ही आएगा। तो ये तो क्लॉकवाइज आ गया। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, एक सिंपल सी लाइन बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है और ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, बाकी ये सब चीजें भूल जाओ, दिमाग से हटाओ 1 मिनट के लिए। अगर मेरे पास एक रिजिड बॉडी हो और बॉटम पे स्लिपिंग नहीं हो रही है और वो घूम रहा है क्या, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो मैं एफ को भूल जाऊँ, एफ ही नहीं है, उसको कोई कह रहा है कि सर बॉटम पे स्लिपिंग नहीं हो रही है और घूम रही है क्लॉकवाइज, दैट मीन्स ये ब्लॉक आगे की ओर भागेगा, आगे की ओर भागेगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्पूल विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर इस फोर्स को, मतलब इसको अगर रस्सी को धीरे धीरे खींचे, एकदम हल्का पुल करो, हॉरिजॉन्टल अंडरलाइन है, हल्का पुल करो, हल्का, तो तुम्हें लगेगा ना कि आगे की ओर भागता नजर आएगा। हम लिखेंगे मोशन विल बी फॉरवर्ड, मोशन विल बी फॉरवर्ड। अगला पॉइंट है
ये वाइंडिंग या अनवाइंडिंग का मतलब ये जो रस्सी है, ये रस्सी खुलती नजर आएगी कि रैप होती नजर आएगी? अमन बताओगे? अमन, अमन नहीं हो? शिवम बताओगे? ये रस्सी वाइंड होगी अनवाइंड होगी? रैप होनी चाहिए भाई। ये रस्सी फोर्स रैप होनी। अच्छा, रैप होने का रीजन क्या है? आगे भागना या कुछ और? रैप होने का रीजन क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स और रोटेशन सेम ही डायरेक्शन में है इसीलिए। रैप होने का रीजन आयाज बताओ। आगे भागना है कि रोटेशन इसका? अगर आगे को रोटेट करेगी ना तो वो रस्सी ये जो वाइंड होगी। क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, आगे भागना इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेंस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, ये रस्सी क्या होगी? इसमें रैप होगी, ये रस्सी रैप होगी। हम लिखेंगे ये क्या होगी? बाइंडिंग्स होगी। मतलब रस्सी को वाइंड होना है, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे। एक और बात बताता हूँ, सेंस ऑफ रोटेशन इज फ्रेम इंडिपेंडेंट टर्म्स। फ्रेम इंडिपेंडेंट टर्म्स, रीजन है ना कि हमारे सिलेबस में ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर है, रोटेटरी ऑब्जर्वर बिल्कुल नहीं है। ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर का मतलब है कि अगर वो देख रहा है तो ओमेगा अनचेंज रहेगा। तुम नहीं कहते हो कि रिजिड बॉडी पे हर पॉइंट का ओमेगा दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम होता है? ऐसे कैसे? मैं धरती पे खड़ा हूं, क्या मुझे धरती घूमती नजर आ रही है क्या? नहीं। लेकिन एक्चुअल में धरती तो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो मैं क्यों कैसे बोलता हूँ कि उसका ओमेगा मेरा ओमेगा सेम है? एक्चुअल में ना रीजन क्लियर है। मैं ना रोटेटरी ऑब्जर्वर हूँ, और अर्थ भी रोटेट कर रही है, और दोनों को ओमेगा सेम है, तो रिलेटिव ओमेगा 0 हो गया। लेकिन हमारे सिलेबस में ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ, अगर मैं हूं तो मैं, अगर ये ऑब्जर्वर है तो ये सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, रोटेट। तो अब अगर रोटेट नहीं कर रहा है और अर्थ घूम रही है ओमेगा से, तो ये तो नहीं घूम रहा है ना, तो इसको तो हमेशा क्या नजर आएगा? घूमता हुआ नजर आएगा। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ट्रांसलेट ऑब्जर्वर है, एंड दैट्स वाई इसका, इस रिजिड बॉडी का हर पॉइंट घूम रहा है, हर पॉइंट ओमेगा से घूम रहा है। लेकिन जब तुम ऑब्जर्वर को किसी पॉइंट पे बैठाते हो ना, तो ऑब्जर्वर नहीं घूम रहा होता, ऑब्जर्वर भाग रहा होता है उसी वेलोसिटी पे, उस स्टेंट के लिए, बट उस स्टेंट पे घूम नहीं रहा होता है। तो ओमेगा वही रह गया। हम बोलते हैं कि इसका ओमेगा इसके रिस्पेक्ट में, इसका ओमेगा, सबका ओमेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम है। अब देखना, अगर ये बात मैं सही बोल रहा हूं और मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे जाऊं, फ्रेम पे, तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में आ गया, लेकिन सेंस तो नहीं बदला, क्योंकि ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे नॉन रोटेटरी है। अगर नॉन रोटेटरी है तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन नहीं बदलेगा। और सेंस ऑफ रोटेशन क्या? क्लॉकवाइज। तो सेंटर ऑफ मास टेस्ट में आ गया, अगर तुम सेंटर ऑफ मास जा रहे हो तो। और सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज, ऐसे। तो अगर मैं इसका सेंटर को रुक जाओ और इसको तुम क्लॉकवाइज घुमाओ, तो तुम देखो इसका मोशन, ये रस्सी क्या होगी? सिर्फ रैप होगी। तो रस्सी रैप हो रही है ओनली बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन। इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? ठीक है, तो ये आंसर था इसके। लेकिन अब कुछ पॉइंट्स हैं मेरे, जैसे एक और बात, जब भी किसी पॉइंट कॉन्सेप्ट से तुम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर आ रहा है और वो कह रहा है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर पहला कॉन्सेप्ट तुमने एक्सप्लेन किया है तो फैक्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें वो भी गलत नहीं है, बशर्ते उसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि हाँ यार इसमें ऐसा क्या होना चाहिए ताकि ये वाला फैक्ट एक्सप्लेन हो जाए, एक्सप्लेन हो जाए। तो मुझे ये बताना है कि जब मैंने इसके अबाउट टॉर्क लिखा तो मुझे हर बात समझ में आई और हर चीज को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर गया। इसी बात को अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखूं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, इसके अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो ये वाला एफ तो ऐसे घुमा रहा है और ये फ्रिक्शन ऐसे घुमा रहा है, और सच्चाई क्या है? फैक्ट द टॉर्क मस्ट बी क्लॉकवाइज। कहा था ना, सेंस इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, सेंस इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो तुम इसके अबाउट टॉर्क लिखो चाहे इसके अबाउट लिखो, इवन इसके किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क लिखो, सेंस वही रहेगा।
तो अगर इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं टॉर्क इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वेशन, क्योंकि ये तो हमेशा वैलिड है ना, ये तो हमेशा वैलिड है, ऑलवेज, ये भी ऑलवेज वैलिड है, सब पे ऑलवेज लिखा हुआ है, ये सब ऑलवेज वैलिड। इससे से मैं प्रॉपर एक्सप्लेन, अब मैं थोड़ी इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अबाउट जब तुम टॉर्क इक्वेशन लिखोगे तो ये फ्रिक्शन ऐसे घुमाएगा, फ्रिक्शन ऐसे घुमाएगा, ये वाला एफ ऐसे घुमाएगा, तो टॉर्क क्या आएगा, कैपिटल आर इंटू एफ, और इस एफ का टॉर्क क्या आएगा, एफ इंटू बी। तो मुझे ये प्रूफ कर सकते हो बता सकते हो कि ऐसा क्या हो रहा होगा कि टॉर्क अभी भी क्लॉकवाइज आएगा, क्या कुछ बताओ तो मुझे, कोई भी, अभी मैं इक्वेशन लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तुम सोचो और बताओ मुझे कि अगर मैं इसके बाद टॉर्क लिखूं तो ये वाला टॉर्क कैसे आएगा क्लॉकवाइज में फ्रिक्शन का, तो ये बनेगा कैपिटल आर इंटू एफ माइनस कैपिटल एफ इंटू बी, ये टॉर्क का सेंस है, और उसी को लिखते हो आईसीएम अल्फा। क्या ये चीज पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे, जबकि तुम देख रहे हो कि आर की वैल्यू ना ज्यादा है बी से, क्या हो रहा होगा, क्या यहाँ का फ्रिक्शन इस कैपिटल एफ से कम होगा या ज्यादा होगा? एक्चुअल में कम होगा, और बहुत ही कम होगा भाई। इसको, ये तो सत्य है, तो इसको तो पॉजिटिव माना तय है। ये एफ इस, ये बी जो है वो कम है इस कैपिटल आर से। हाँ ये भी थोड़ा बताओ तो यार, क्या देखना, तो कई बातें हैं ना, एक तो ये आर ज्यादा है, हाँ एक तो ये आर ज्यादा है, ये वाला टर्म कम है, ये वाला जो एफ आएगा, ये सेंस ऑफ प्रोडक्शन ऐसे जरा ना, ऐसे जरा, और मुझे यही सेंस चाहिए, इस वैल्यू को पॉजिटिव लाना है मुझे। तो मुझे बताओ ये कैपिटल एफ इस कैपिटल एफ से ज्यादा होगा कि कम होगा? ये कैपिटल एफ इस कैपिटल एफ से कम होगा, टॉर्क ही बता रहा है, क्योंकि आर इस बी से ज्यादा है, दैट मीन्स ये इक्वेशन गवर्न कर रहा है कि स्मॉल एफ इज लेस देन कैपिटल एफ। तो अगर ये वैल्यू इससे कम हो जाए तो एक पॉसिबिलिटी है कि पूरी, हाँ देखो ये वैल्यू इससे कम हो, स्टिल ए पॉसिबिलिटी है कि ये वैल्यू इससे ज्यादा हो, बिकॉज ऑफ आर इस बी से ज्यादा है, आर की वैल्यू बी से ज्यादा है, तो ये एफ कम होगा, इस एफ से कम होगा, बट इतना भी कम नहीं होगा कि ये वैल्यू इससे घट जाए। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन कर गया कैसा होगा, और सही में इस फ्रिक्शन को इस एफ से कम आना भी चाहिए। रीजन क्लियर है कि पूरा पूरा रिजिड बॉडी आगे की ओर भाग रही है, आगे की ओर भाग रही है। तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं कि किसी भी सिस्टम पे एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये भी होता है, इज ऑलवेज वैलिड, ये भी हमेशा वैलिड है। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, इस इक्वेशन को, इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजेंटली फोर्स के नाम पे एक कैपिटल एफ है, एक स्मॉल एफ है, और तो कोई फोर्स नहीं है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू मास इनटू एसीएम, और एसीएम मस्ट बी पॉजिटिव, क्यों, रिजिड बॉडी आगे कर भाग रहा है, ऐसे स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो एसीएम पॉजिटिव है, एसीएम पॉजिटिव है, दैट मीन्स एफ मस्ट बी ग्रेटर देन, तो एफ की वैल्यू स्मॉल एफ से ज्यादा होगी, ये वाला एफ इससे ज्यादा होगा, बट ये आर इस बी से ज्यादा है, इट इज पॉसिबल दैट दिस इज ग्रेटर देन एफ बी, तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। एक्चुअल में इसमें ये हो रहा होगा। किसी को डाउट है तो बताओ, सीएम समझ में आ रहा है? यस सर। आयुषी तुम्हें बेटा? सर कार्तिक तुम्हें? ये सर समझ आ रहा है। अच्छा ठीक है, इसे कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को, अ वेरी स्मॉल फोर्स, और उसके बाद ये चीजें, इसमें क्या क्या होगा, फिर मैं अगले पे चलता हूँ। सर हाँ बोल बेटा। फ्रिक्शन फोर्स जो स्मॉल एफ है वो अगर कैपिटल एफ से ज्यादा भी होगा तो रोटेशन क्लॉकवाइज सुनो होगा ना। बताता हूँ। हाँ सर। अच्छा कुछ चीजें ये कि क्या बॉटम पे स्लीपिंग होगी? नहीं, नहीं सर।
नहीं होगी, और इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या क्लॉकवाइज है, हाँ तो इसको भागना किधर है, आगे की तरफ। आगे की तरफ। दैट मीन्स एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, आगे। अच्छा आगे की ओर एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल है जब ये कैपिटल एफ इस स्मॉल एफ से ज्यादा हो, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस। हाँ हाँ ये तो सही हो गया कि हाँ भाई ये कैपिटल एफ इस स्मॉल एफ से ज्यादा होगा, ठीक है हाँ सर। रुद्र। अच्छा ठीक है, अब देखो दिमाग तुम्हारे बात आ कहां से रहा है, ये सारा खेल दिमाग के अंदर यहाँ पर है ना कि यार ये हाँ सर। हाँ वही तो कर रहा हूँ, ये वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मुझे ये बताओ, अच्छा एक चीज बता रहा हूँ, फिजिक्स इज कंप्लीटली इंटरेक्शन। और अगर तुमने इरडो और पाथ फाइंडर लगाई होगी तो मेरे क्वेश्चंस देखे होंगे यूट्यूब पे, तो इस वैल्यू को पॉजिटिव आनी है, दैट मीन्स ये जो है ना ये टर्म्स इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये टर्म्स इससे ज्यादा होना चाहिए। अब कई बार बोल रहा हूँ बार बार, इंटरेक्शंस है, इंटरेक्ट अच्छे से करेंगे, ये कंडीशन से लगाना। अब मैं बात करूंगा इस स्मॉल एफ की, इस स्मॉल एफ की वैल्यू कैपिटल एफ बी अपान आर है, ये कंडीशन लगाना है। तो मुझे ये बताना, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो आर है इस बी से इतना ज्यादा हो, ये आर जो है इस बी से इतना ज्यादा हो कि इस कैपिटल एफ को इस स्मॉल एफ से ज्यादा होने के बाद भी ये वैल्यू कम हो जाए, नहीं पॉसिबिलिटी है रुद्र। हाँ 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 एक एग्जांपल ले लो, देखो हाँ लेट, सर। हाँ सर हो सकता है। हो सकता है ना, हाँ तो सर हो सकता है। वही कह रहा था कि ये हम्म, पॉसिबल है कि ये कंडीशन होल्ड करे, ठीक है कि ये एफ इस कैपिटल एफ से कम हो, स्टिल इस एफ का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ज्यादा है, बिकॉज ये जो रेडियस है इससे ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लो क्वेश्चंस को, ठीक है, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ और उसमें ना तुम्हें सोचना है। और एक रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक और बात सपोज करो यहाँ पे तो मैंने जेंटल फोर्स लगाया, तो तुम्हें लगा कि सर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी, और एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है ना, तो जब भी मैं खींचूंगा तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, ये सब समझना। तो ये स्लिपिंग नहीं हुई तो तुमने इसके बाद टॉक ले लिया, किसी ऐसे क्वेश्चन में आए कि तुमने फोर्स लगाया और तुम्हारा दिमाग कहे कि नहीं सर बॉटम पे स्लिपिंग होगी, बॉटम पे स्लिपिंग होगी। अगर दिमाग ये कह दे कि बॉटम पे स्लिपिंग होगी, तो क्या मैं ये टॉक इक्वेशन बॉटम के ऊपर लिख सकता हूँ? नहीं सर वो सिर्फ फिक्स सिर्फ होगा ना। हाँ एकदम सही करो तुम, तो नहीं लिख सकता, लेकिन सेंटर ऑफ मास के ऊपर तो तभी लिख सकता हो ना। हाँ सर। हाँ गुड। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में बात आ जाए ना कि हाँ यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, तो फिर इसके अबाउट टॉक भूल के मत लिखना, क्योंकि वो पॉइंट है एक्सेलरेट हो जाता है तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉक लिख के बातों को समझने की कोशिश करना, और फिर ये वाला बात हमेशा वैलिड है, इससे समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसे कॉपी कर चुके हो तो मैं आगे बढ़ूँ अगले क्वेश्चन पे। और थोड़ा सा वो होगा, हम लोग अभी इरोडो के अंदर आएंगे, अभी नहीं, मतलब होमवर्क इरोडो का भी होगा, पाथ फाइंडर्स का भी होगा, अरिहंत 500 एडवांस के भी होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग ना अच्छे से स्टडी कंप्लीटफुली डे एडवांस। तो हटा दो इसको, आईसी कॉपी किया, यस सर। 1 मिनट सर। कॉपी हो जाए तो सीओम बताओगे। यस सर होगी। ये है वेरी लार्ज फोर्स, एकदम सेम क्वेश्चन है, बैठने मैंने फोर्स को झटका दिया, मतलब ऐसे पकड़ा, झटका दे दिया, मतलब घर पे बैठे हो पतंग वाला जो है ना इस पुल, रस्सी नीचे की ओर था और तुमने हाथ से पकड़ के खूब तेज खींच दिया। अब मुझे जानना है ये सब, तो हस्टलर, हेलो, नाम क्या है? ओके, रितेश,
हेलो रितेश, सिद्धार्थ, हेलो सिद्धार्थ, कार्तिक, यस सर। बताओ इस केस में अगर मैं इस फोर्स को बहुत तेज झटका लगाऊं तो बॉटम पे स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी? आयुषी, सर एकदम इम्पल्सिव फोर्स होगा तो एकदम स्लिपिंग थोड़ा सा होना चाहिए स्टार्टिंग में। हाँ मतलब फोर्स बहुत ज्यादा है तो स्लिपिंग होनी चाहिए। अच्छा ये एकदम श्योरिटी के साथ कैसे कर सकते हो? यस सर स्लिपिंग होगी होगी चाहे जो भी हो जाए, फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, स्लिपिंग हर हालत में होगी। अब मैं डैम श्योर की होगी, ये कोई बता सकता है कैसे? जब स्लिपिंग होगी तो होगी। अयाज, सिद्धार्थ, रुद्र बताओगे? नयन, सुनो, देखो जब बात आती स्लीपिंग होगी ही होगी तो टॉप जीरो, बोलो। टॉप जीरो। टॉर्क नहीं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टॉर्क तो तुम इसके अबाउट लिख ही नहीं सकते हो अगर दिमाग खराब स्लिपिंग होगी तो। फोर्स इक्वेशन पे जाओ। अच्छा इस पे फ्रिक्शन किधर आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि जो भी फ्रिक्शन आएगा वो इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होगी एंड दिस इज म्यू एस इंटू एन, लिमिटिंग वैल्यू। नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट mg। अगर एफबीडी बनाते हो इसकी तो एन आप ऐसे दिखाओगे और mg को आप ऐसे दिखाओगे, तो एन तो mg आएगा यहाँ पे, दैट इज म्यू एस एम, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। लेकिन ये तो फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, मतलब एक फिक्स वैल्यू है, कोई फिक्स है बट ये बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, फाइनाइट वैल्यू है। तो अगर मैंने यहाँ पे फोर्स एफ लगाया है और इसको खूब तेज इधर खींचूं, खूब तेज खींचूं, तो बॉटम पे फ्रिक्शन, चाहे तुम इधर दिखाओ वो बात की बात है, इधर में दिखाओ, इधर दिखाओ चाहे इधर दिखाओ, ये तो फाइनाइट ही रहेगा। तो किसी ने कह दिया कि नहीं सर हम ना फ्रिक्शन को पीछे दिखाएंगे, चलो पीछे दिखाएंगे, तो भी तुम फोर्स इक्वेशन क्या लिखोगे? कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन, ये लिखोगे। बट तुमने कहा है कि एफ इज वेरी लार्ज वैल्यू, तो अगर ये एफ इंपल्सिव है, इनफाइनाइटली ग्रो कर रहा है, इनफाइनाइटली इन्फिनिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये एफ तुमने कहा था फाइनाइट है, क्योंकि ये तो कुछ भी हो जाए, ये एफ चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो कुछ भी हो जाए, यहां का फ्रिक्शन तो म्यू एस एन और एन हर हाल में एम जी होगा, तो यही आएगा, ये फाइनाइट ही आएगा। तो ये पूरी वैल्यू हो गई पॉजिटिव, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इस पूरे सिस्टम को आगे ही बढ़ना है। और एक और चीज, अब थोड़ा सा ना, एक तो ये बात में समझ में है कि सिस्टम को तो आगे बढ़ना है, ये भी तय हो गया। एक और चीज समझते हैं, स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, बॉटम पे स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी इसके लिए। अच्छा बताओ, अगर ये फोर्स, इसके अबाउट टॉर्क की बात करते हैं, इसके अबाउट, अच्छा यहां पे मैंने बहुत तेज फोर्स लगाया है ना, अभी, लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आई है कि स्लिपिंग होगी नहीं होगी, बट अभी तो मुझे ये समझ में आया कि ये वाला इससे ज्यादा होगा तो हाँ ठीक है, ये इससे ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा हो, बट स्लिपिंग ही होगी, ये कैसे डिसाइड होगा? एक बार सही करो, एक बार टॉर्क की तरफ बढ़ो ना। देखो इसके अबाउट टॉर्क में लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा मुझे अभी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता है।
मैं श्योर नहीं हूं कि स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क में स्टिल लिख सकता हूं। तो इसके अबाउट जब तुम टॉर्क लिखोगे तो ये वाला कैपिटल एफ ऐसे घुमाएगा, और ये फ्रिक्शंस किसी ने पीछे मान लिया तो ये ऐसे घुमाएगा, ये अपोजिट है। तो टॉर्क इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हमेशा वैलिड है। तो इसको तुम क्या लिखोगे, कैपिटल एफ इंटू बी, कैपिटल एफ इंटू बी, और ये फ्रिक्शन उल्टा, देखो ये सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे, ये बनेगा कैपिटल आर इंटू स्मॉल एफ, ये लिख लिया। लेकिन तुमने कहा था कि एफ वेरी लार्ज, ये इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो बी तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, जीरो तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो फाइनाइट वैल्यू भी है, लेकिन ये पूरी वैल्यू फाइनाइट है, क्योंकि एफ फाइनाइट वैल्यू, आर फाइनाइट वैल्यू, तो ये क्वांटिटी हर हाल में पॉजिटिव आएगी, ये हर हाल में पॉजिटिव आएगी, ये इससे ज्यादा होगा क्योंकि ये टर्म्स इन्फिनिटी अप्रोच कर, ये पॉजिटिव है। दैट मीन्स टॉर्क जो आएगा वो इस सेंस में आएगा, इस सेंस में, इस सेंस में। ये और एक और बात मैं कहा था, सेंस इंडिपेंडेंट है, सेंस हर पॉइंट के अबाउट सेम आता है, हर पॉइंट के अबाउट सेम आता है। तो सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, मतलब ये मैं समझ गया कि सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होनी है, ये एकदम तय है, डाउट होगा तो रोकना, एंटी क्लॉकवाइज होनी है, ये तय है, क्योंकि ये इक्वेशंस मैं सही लिख रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास अबाउट टॉर्क एफ इंटू बी माइनस इतना, ये वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि ये वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव, देन मोशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा बात करते, अब मुझे यहाँ से बात समझ में आ गई कि ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, ये गलत नहीं, सही है। तो जो फैक्ट होता है मैं उसी का हेल्प लेने जा रहा हूं। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज, मान लिया, जब भी कंफ्यूज हो ना कि स्लिपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है एजम्पशन। जैसे फ्रिक्शन में क्या होगा ना, तो कई जगह ऐसा होता होगा कि स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो तुम इसमें एजम्पशन मानते हो, लेट्स एज्यूम दैट देयर इज नो स्लिपिंग, और उसको वेरीफाई करते हो। यहाँ भी वही काम करेंगे, जब तुम कंफ्यूज हो कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है कि हो रही है, तो मान लो कि यहाँ पे नो स्लिपिंग है, तो मैं अब चेक करने जा रहा हूं, मैं लिखा नो स्लिपिंग एट बॉटम, एजम्पशन है नो स्लिपिंग एट बॉटम। ये एजम्पशन है हमारा, नो स्लिपिंग एट, अच्छा बॉटम पे नहीं स्लिपिंग होती, तो ये पॉइंट के अबाउट ये पूरा रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन में होता, प्योर रोटेशन में, तब तो टॉर्क लिख सकते थे। यही तो अभी भी पिछले पेज पे कहे थे तुम कि अगर सर ये इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है तो हम टॉर्क लिख सकते हैं। चलो मैंने लिखा, तो मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखने जा रहा हूं, तो फ्रिक्शन तो उसी से पास कर रहा है जीरो, एन उसी से पास कर रहा है जीरो, एम जी उसी से पास कर रहा है जीरो, इस एफ का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे, और दिस सेंस इज क्लॉकवाइज, बट तुमने तो कहा सर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि अगर तुमने नो स्लिपिंग कंडीशन बोल दी तो जो टॉर्क आएगा बॉटम के अबाउट दिस इज एफ इंटू आर माइनस बी, ये पूरी दूरी आर, ये बी घटा दो, दिस इज आर माइनस बी, ये टॉर्क आएगा, और ये क्या गया, दिस इज क्लॉकवाइज। ये तो कंट्राडिक्शंस लग गया इस पे उस पे, तो फैक्ट क्या था, फैक्ट तो एंटी क्लॉकवाइज था, दैट मीन्स ये गलत है। तो ये जब गलत होगा तो फिर इस एजम्पशन को गलत कर देगा ना, तो नो स्लिपिंग बोलना गलत हो गया, दैट मीन्स दिस एजम्पशन इज कंप्लीटली रॉन्ग, इस पे हर हालत में क्या होगी, स्लिपिंग होगी। तो मैंने कैसे डिसाइड किया, सबसे पहले मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन लिखी, रोटेशन लिखने के बाद मुझे ये वैल्यू पता चली क्या कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव माना कंफर्म किया कि सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद मैंने बॉटम पे माना नो स्लिपिंग कंडीशंस, नो स्लिपिंग कंडीशन मानने के बाद मैंने बॉटम पे टॉर्क लिखी, वो क्लॉकवाइज आ गया, मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, क्योंकि ये लाइन तो एग्जैक्ट सही, ये लाइन तो एग्जैक्ट सही है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। तो बॉटम पे स्लिपिंग होगी, तो बॉटम पे स्लिपिंग होगी, अगर बॉटम पे स्लिपिंग हुआ तो अब क्वेश्चन है कि ये किधर भागेगा। सेकेंड मेरा क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्पूल किधर होगा। अभी तक मैं क्या निकाल चुका हूं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा, सेकेंड क्या पता कर चुका हूं कि बॉटम पे स्लिपिंग होगी, बॉटम पे स्लिपिंग होगी। तो बॉटम पे स्लिपिंग हुई तो ये ऑब्जेक्ट किधर भागेगा, आगे भागेगा स्पूल या पीछे भागेगा,
सर बोलो रोहित। आगे जाएगा बट रोटेशन पीछे की ओर होगा। हाँ ठीक है, ये पूरा का पूरा स्पूल ना आगे की ओर भागेगा, ये पूरा का पूरा स्पूल आगे की ओर भागेगा, ये तो सही है, स्पूल आगे की ओर भागेगा। तो मोशन इज फॉरवर्ड, और रीजन क्लियर है भाई, ये फोर्स इनफाइनाइटली लार्ज है, तो बॉटम पे फाइनाइट फोर्स आना है, तो चाहे तुम आगे दिखाओ या पीछे दिखाओ, भागना तो आगे ही है, भागना तो आगे ही है, तो आगे भागेगा। अगला पॉइंट है वाइंडिंग होगी या अनवाइंडिंग होगी, ये क्वेश्चन है, बताओ। अनवाइंडिंग होगी सर। अनवाइंडिंग। सही कह रहा हूँ, अनवाइंडिंग होगी, बिकॉज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन, तो ऐसे घूम रहा है तो रस्सी खुलने लगेगी, ये रस्सी खुलने लगेगी, ये रस्सी खुलने लगेगी, मोशन विल बी अनवाइंड, ये अनवाइंड, ये हमारे आंसर थे। अच्छा, ये सब चीजें तो ठीक है, एक चीज और है, बॉटम पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन, बॉटम पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ, ये किधर आएगी, पीछे आगे, बैकवर्ड है जी। बताओ, आगे आएगा शिवम, पीछे बैकवर्ड। पीछे, सर पीछे आना चाहिए। ये कैसे डिसाइड हुआ पीछे आएगा, कैसे पता चला कि पीछे आएगा? किस पॉइंट पे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है तो उससे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। नहीं, ये रीजंस नहीं है। क्योंकि सर एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो फोर्स का जो होता है सेंटर ऑफ मास से फोर्स कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, तो आई बाय आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू जेड आर करके कॉन्सेप्ट हमें क्लास में बताया गया था। तो उसके हिसाब से कि अगर एच हाइट ऊपर है अबाउट सेंटर ऑफ मास, उसके ऊपर लगता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होती है अगर फोर्स उस पॉइंट पे लगता है, उसके नीचे लगता है तो फ्रिक्शन का वैल्यू पीछे लगता है, तो सर उस हिसाब से पीछे लगना चाहिए। हाँ तो ठीक है, मतलब हमें ये तो ठीक है, बट हमें ये देखना पड़ेगा ना कि इस बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर है। तब एक बेसिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इस बॉटम पॉइंट का इधर तुम बोल रहे हो, भी सही बोल रहे थे, बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर हो, क्योंकि इसमें ना एक होता है कि कितना दूरी पे हो तो एच की वैल्यू आती है ना, एक सर्टेन वैल्यू जिसमें पता चलता है कि फ्रिक्शन 0 होता है, उसके ऊपर डायरेक्शन चेंज होता है, उसके नीचे डायरेक्शन उल्टा होता है। तो ठीक है, बट इसमें जो बेसिक वर्ड है वो ये है कि इस बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये important। तो ये अगर सपोज करो आगे की ओर भाग रहा है, ये आगे की ओर भाग रहा है, तो एसीएम आगे की ओर होगा, और तुमने सेंस ऑफ रोटेशन क्या बताया, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घूम रहा है ऐसे ऐसे, अगर ये ऐसे घूम रहा है, अल्फा ऐसे है, तो बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे को होगा पीछे को होगा, बता, फॉरवर्ड। आगे की ओर, समझ गया भाई, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन आर अल्फा भी टेंजेंशियल आगे की ओर है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बॉटम पॉइंट आगे जा रहा है और सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा है, तो बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन एसीएम प्लस आर अल्फा हो गया। बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन जो आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉट नेट एक्सेलरेशन, रखना, वो बाद में बता दूंगा, रेडियल भी आता है इसमें। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा एसीएम प्लस आर अल्फा, और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट मीन्स इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे को रहा है, आई एम 100% श्योर कि फ्रिक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा और साथ में काइनेटिक होगा, बैकवर्ड एंड काइनेटिक, बैकवर्ड एंड काइनेटिक, द फ्रिक्शन एट बॉटम विल बी बैकवर्ड एंड काइनेटिक। तो ये इसके क्वेश्चन से बहुत ही लार्ज फोर्स होता है, कॉपी करो। तो इसमें अब फोर्स के विषय में एक जेंटल फोर्स, एक वेरी लार्ज फोर्स, उसके बाद ये सब एनालिसिस होती है कि सेंस ऑफ रोटेशंस बताइए, स्पूल आगे भागेगा कि पीछे भागेगा, वाइंडिंग होगी अनवाइंडिंग होगी, ठीक है, एंड बॉटम पे फ्रिक्शन के डायरेक्शंस, पहले कॉपी करो। और एक और बात, जब भी तुम्हें लगे ना कि स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने का बस एक ही तरीका है, एजम्पशंस। और एजम्पशन में क्या मानना चाहिए, नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग कंडीशन मान के आगे बढ़ो और उसको वेरीफाई करो, अगर वेरीफाई हो गया
तो तुम सही हो, और उस पर कंट्राडिक्शन लग गया तो फिर गलत है। नो स्लीपिंग गलत हो गया, तो हर हालत में स्लीपिंग हो गई। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो स्लीपिंग या तो नहीं। तो कहीं भी कंफ्यूज हो एजम्पशंस, कहीं भी कंफ्यूज हो एजम्पशन, किसी भी चीज़ में, इवन फ्रिक्शन हो या कोई भी हो, फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज़ आ रही जहाँ पर अरे ये होगा कि ये होगा, कुछ तो मानना पड़ेगा। अगर ऐसी लगी ये होगा क्या होगा क्या होगा, तो फिर तो गया क्वेश्चन। तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि क्या होगा, और एक बार तुमने मान लिया कि एजम्पशन ले लिया, तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता ओपन हो जाएगा ना। जब रास्ता ओपन हो गया तो मैं सोच लूंगा आराम से, कंट्राडिक्शन लगाऊंगा, अगर लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो और स्टैटिक फ्रिक्शन कंडीशन पता क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। अगर मान लो अभी अगले क्वेश्चन में आएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू अपने लिमिटिंग वैल्यू से कम हो गया कैलकुलेशन में, यस वेरीफाई सही है एकदम, नो स्लिपिंग, और कैलकुलेट किया और ये वैल्यू ज्यादा आ गई लिमिटिंग से, मैंने कह दिया कि नहीं वो मिल ही नहीं सकता, तो स्लिपिंग होगी, तो जो एजम्पशन माना था गलत हो गया, तो फिर हम स्लिपिंग मान के सॉल्व कर देंगे। और स्लिपिंग की एक और खासियत होती है, सबसे बड़ी खासियत तो ये होती है कि जब पहला एजम्पशन वेरीफाई करते समय फेल हो गया ना, तुमने ये प्रूफ किया कि फ्रिक्शन तुमने कैलकुलेट किया आ गई पॉजिटिव बट ज्यादा आ गई, हो गया क्या? स्लिपिंग। लेकिन अगर वो पॉजिटिव आ गई तो जाते जाते सिर्फ ये नहीं बताता है कि स्लिपिंग होगी, वो एक और बात बता के जाता है कि जो कैंटिक फ्रिक्शन आएगा उसका डायरेक्शन किधर हो। तो जब भी एजम्पशन नो स्लिपिंग फेल होता है तो तुम्हें दो चीज बता के जाता है। फर्स्ट, एक तो स्लिपिंग होगी, एंड दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या जानते हो? अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो कैंटिक फ्रिक्शन जब स्लिपिंग होगी तो जब कैंटिक फ्रिक्शन लगेगा तो भी उधर ही लगेगा जिधर तुमने फ्रिक्शन को दिखाया है। और अगर कैलकुलेट करते समय ये एफ निगेटिव आ गया और मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है तो तुम क्या कहोगे कि स्लिपिंग होगी, कैंटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जिधर तुम माने हो ना उससे उल्टा होगा। तो देखो कितनी चीजें बता कर गया। मतलब वो तो मरा, बट मरने से पहले मुझे दो बातें क्लियर करके गया कि देखो तुम घबराना मत, एक तो स्लिपिंग हो रही है वहां पे, एंड दूसरा कैंटिक फ्रिक्शन आएगा तो किधर आएगा, भले ही कम आएगा कैंटिक फ्रिक्शन, उससे लिमिटिंग से भी कम आएगा, बट डायरेक्शन वही रहेगा जब तुमने तुम्हारे कैलकुलेशन ने बता रखी कि हमेशा होल्ड करता है। तो ठीक है, ये फाइनाइट फोर्स में थोड़ा सा नीचे वो है कि कैसे ऊपर आता है मुझे उतना पता नहीं, बट देखो लिखा हुआ है कि एक स्पूल है, बट ये स्पूल एक डिस्क है, और डिस्क है तो ये अंदर खोखला नहीं होगा, ये अंदर भी भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा ऐसे भरा हुआ है ऐसे। और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कंबाइंड मोशन इसमें यूज होगा इससे। तो अब ये बना कैसे होगा? ये बना होगा, सपोज करो ये मेरा हाथ डिस्क है ना, ऐसा हाथ डिस्क है, ये डिस्क है, और इसी में एक और डिस्क है, उसका मास ज्यादा होगा, और एक प्लास्टिक का जिसका मास बहुत कम है उसको इसके ऊपर ना वो भी ऐसे चिपका दो, ऐसे ऐसे चिपका दो, और उसके ऊपर रस्सी ऐसे वाइन करके ऐसे पकड़ लो। तो डिस्क है आयरन का है मान लो, प्लास्टिक का मास निग्लेजिबल है, तो प्लास्टिक तो एक सपोर्टिंग एजेंट की तरह से काम कर रहा है इस रस्सी के लिए। अब तुम ये पूरा पूरा डिस्क, अब तुम खींचो इसको, इस पूरा हो सकता है आगे भागे या हो सकता है ऐसे भी हो। तो ये डिस्क है, इस डिस्क लिखने का फायदा ये है कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखना होगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो मैं mr²/2 लिख सकता हूँ। डिस्क लिखने का फायदा ये है। हाँ, कभी कभी क्या होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जे एडवांस वगैरह आ चुका है, तो क्वेश्चन आता है तो उसमें ये देता है कि दिस इज द स्पूल, बट डिस्क नहीं लिखेगा, तो उस केस में पता क्या करता है, सिर्फ मास लिखेगा और इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से दे देगा। लिखेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज अब mr²/5 mr²/4 या कुछ भी देना हो दे देगा। तो दे दिया तो फिर मुझे आई मिल गया तो मैं उसका काम चला लूंगा, उसी से सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आई नहीं दिया है तो ये देगा कि ये क्या है, ये डिस्क है कि रिंग है कि क्या है, तो देना पड़ेगा। तो मैंने अलग से मोमेंट से नहीं दी, मैंने डिस्क मान लिया कि डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस इसका कैपिटल R जो कि 2 मीटर है, देखना 2 मीटर दिखाई दे रहा होगा, रेडियस इज 2 मीटर, ये जो अंदर का रेडियस b है ये 1 मीटर है, और यहाँ पे आपने फोर्स लगाया है ये है 2 mg के बराबर।
और यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.1। रिपीट कर रहा हूँ, द स्पूल मास m, द फोर्स इज 2 mg, फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट बॉटम इज 0.1, कैपिटल R इज 2 मीटर एंड स्मॉल b इज। अब इस फोर्स के बाद पूछ रहा है कि इस स्पूल का एक्सेलरेशन कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, एंड थर्ड रस्सी में टेंशन कितना होगा, और ये जो फोर्स है वो टी टाइम में कितना वर्क करेगा, टी टाइम में कितना वर्क करेगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है बताओ। अब चलो क्वेश्चन अगर तुम्हें अटेम्प्ट करना है तो दिमाग में क्या आ रहा है, कोई बताएगा? अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले क्या आएगा, आ रहा है? फ्रिक्शन का डायरेक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन, और एक और बात आ रही है, रुद्र बोलो। लेंस ऑफ रोटेशन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? अरविंद, नयन, आयुषी, शिवम, रितेश, स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात तो ये आनी चाहिए कि स्लिपिंग हो रही कि नहीं हुई है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है तो डिफरेंट थिंग्स, बात की बात है ना। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि यार ये तो वैल्यू आपने 2 mg लगाई है, ये 2 mg वेरी स्मॉल है क्या? हाँ। दूसरा, क्या ये वेरी लार्ज है क्या? नहीं। तो जो हमने पीछे केसेस पढ़े कि एफ वेरी स्मॉल होगा तो क्या होगा, ये वेरी लार्ज होगा तो क्या होगा, ये तो फाइनाइट वैल्यू दे दिया। तो मेरे सामने तो दिक्कत आ गई कि मैं इस एफ को क्या बोलो, इसमें रखूं, किस कैटेगरी में रखूं। तो जब भी तुम्हारे सामने दिक्कत आती है कि यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, आयुषी क्या मानेंगे? आयुषी देखो, एक चीज तो मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, चाहिए एडवांस, एक अच्छी रैंक चाहिए, तो इंटरेक्शंस, टू वे इंटरेक्शंस हमेशा होना चाहिए टीचर के साथ, पहली। दूसरी चीज, क्वेश्चंस अब थोड़ा सा तुम्हारे पास अच्छे आएंगे। मैं तुम्हें इरडो के भी क्वेश्चंस, इरडो तो मतलब एकदम सिंपल लगती है, तो उसको तो प्रॉपर करना है। एक एक क्वेश्चन इरडो का जो सिलेबस में है, ठीक है, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। साथ में पाथ फाइंडर्स अगर नाम सुना होगा तो उसके भी क्वेश्चंस लाएंगे। एडवांस के अरिहंत के 500 होता है, उसके भी क्वेश्चंस होंगे, प्लस और भी तुम्हें डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी एकदम प्रॉपरली, पिक्चर्स, ठीक है। तो तुम्हें इसमें हिम्मत रखनी होगी, यस, तभी होगा भी अच्छी रैंक, तभी होगा। तो मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारे सामने आगे सबसे बड़ी दिक्कत ना कि सर स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, पहले तो ये बात पता चले, फिर मैं सोचूं कि फ्रिक्शन आगे दिखाऊं कि पीछे दिखाऊं। तो आयास बताओगे क्या करें? assumption यस, बिल्कुल सही कर रहे हो तुम। हम यूज करेंगे एजम्पशन, एजम्पशंस, और एजम्पशन में भी नो स्लिपिंग, एजम्पशन में नो स्लिपिंग। अच्छा एक और बात, ये सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ ये फाइनाइट फोर्स का नहीं है, ये मतलब स्पूल का, एक सिर्फ स्पूल का नाम दे दिया गया, स्पूल है, बट ये तो पूरा कंबाइंड मोशन हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कंबाइंड मोशन, जैसे ना ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं कि एक डिस्क है, ठीक है, मैंने यहाँ पे फोर्स 2 mg लगा दिया, यहाँ पे फोर्स मैंने mg लगा दिया, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 दे दिया, ठीक है, इवन स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 दे दो, कैंटिक फ्रिक्शन 0.1 दे दो, ठीक है, ये सब दे दिया, रेडियस आर, मास एम, और लिख दिया कि ये डिस्क है। अब कोई पूछे कि बताओ एक्सेलरेशन बताओ, अल्फा बताओ, बॉटम पे फ्रिक्शन बताओ, स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब बताओ, इसमें अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है, सही दो है तो यही बस, ये जो फोर्स सेंटर पर लग रहा था, मैंने इस फोर्स को थोड़ा सा नीचे कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दिया, एक एक चीज तो सेम है। तो ये क्वेश्चन ही एग्जैक्ट एक्चुअल में सेम है। तो अब इस क्वेश्चन को जिस तरीके से तुम सॉल्व करते हो इसको, वैसे ही तुम इसको भी सॉल्व करो। तो मैंने एज्यूम किया, एजम्पशन नो स्लिपिंग, और एक बात रिपीट कर रहा हूं, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा और जिसमें फ्रिक्शन की वैल्यू देगी, तो हमेशा यहीं से स्टार्ट करना,
उस पर स्पूल लिखे या ना लिखे से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक और चीज थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ये देता है, लिखता है सफिशियंट रफ। जब लिख दिया सफिशियंट रफ तो क्वेश्चन हो गया जीरो, कुछ है ही नहीं उसमें। सफिशियंट रफ मतलब नो स्लिपिंग। कोई लिख दे कि बॉटम फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शनलेस है तो फिर फ्रिक्शन से हुआ ही नहीं है, तो उसको उस केस में डिपेंड करता है कि एफ कहाँ लगा होगा, ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो बट ये है कि अगर फ्रिक्शनलेस है तो इजी है, सब कुछ सेंटर ऑफ मास बोर्ड लिख के मैं सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। और सफिशिएंट है तो ये पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन होगा तो मैं इसके अबाउट लिख के सॉल्व करूंगा तो आंसर हमारा। तो सफिशिएंट ड्रॉप या फ्रिक्शनलेस कुछ नहीं रखा, क्वेश्चन एकदम इजी होता है। ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये वाले पार्ट्स, ये थोड़ा सा एजम्पशन के थ्रू चलते हैं। तो जब भी तुम्हारे सामने आए, मैं कंबाइंड मोशन ही एक तरह से रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है, कि कहीं भी ऐसा है तुम्हारे सामने क्वेश्चंस, ऑलवेज स्टार्ट विथ नो स्लिपिंग। पहला स्टेप होता है नो स्लिपिंग। इसके बाद अगला जो काम होता है इसकी एबीडी बनानी काम, एबीडी बनानी काम, इसकी एबीडी बनाएंगे। अच्छा, एबीडी बनाते समय फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात आती है कि मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन को किधर मानूं, किधर मानूं। और एक और चीज, फ्रिक्शन की प्रॉब्लम जब भी तुम्हें सॉल्व करना हो, सबसे पहले यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू लिखो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन की प्रॉब्लम जब भी तुम्हें करना हो, ठीक है, वो चाहे तुम फ्रिक्शन के चैप्टर में रहो या किसी भी चैप्टर में रहो, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे कितनी है उसको तुरंत लिखो, तुरंत तुरंत लिखो। और उसके बाद इधर बढ़ो, यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू मैंने लिख लिया, एफ एल इज म्यू एम जी, म्यू 0.1, अब मास एम इंटू जी 0.1 एम इंटू, ये लिमिटिंग वैल्यू लिख लिया था। ये इस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है अलग बात है, अलग बात है, बट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे फ्रिक्शन की इतनी होगी, इसको लिख लो। तो पहला काम इसको लिखना, सेकेंड यहाँ पे अब एबीडी बनेगी। अब मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, मुझे ये बताओ, जब मैंने मान लिया नो स्लिपिंग, तो बॉटम पे फ्रिक्शन का डायरेक्शंस मुझे किधर दिखाना चाहिए, बताओ किधर दिखाना चाहिए। कार्तिक, शिवम, रितेश, अगर मुझे दिखाना हो फ्रिक्शन, ठीक है, अब मुझे सॉल्व करना मतलब मैं किधर दिखाऊं, बिल्कुल रुद्र, बिल्कुल सर। आयुषी, फिर हमें मान लेंगे डायरेक्शन, फिर वहां से ही आ जाएगा। क्या मानेंगे आयुषी, दोबारा बोलो। हम बैकवर्ड मान लेते, फिर वो अगर नेगेटिव आया एकदम सही कह रही है, इसमें हमें सोचना ही नहीं है ना कि फ्रिक्शन आगे मानो कि पीछे मानो। जब एक बार बोल रहे हो कि नो स्लिपिंग, दैट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन, मन करे तो पीछे मानो, मन करे तो आगे मानो, मान लो बैकवर्ड। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है दैट मींस फ्रिक्शन पॉजिटिव लगेगा, इधर ही लगेगा पीछे को, और नेगेटिव आती है तो अपने आप आके लगेगा। फिर वही बात, जब भी नो स्लिपिंग कंडीशन आएगी, फ्रिक्शन के डायरेक्शन में इशू ही नहीं है, जिधर मन करे उधर मानो। ये पहला काम है बेटी। सेकेंड काम, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपने मान लिया, एसीएम। एसीएम मान लिया। ये कैसे हटेगा, ये मान लिया एसीएम। अब आते हैं अल्फा की बात। ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर आपने एसीएम को आगे कर मान लिया तो अल्फा को किधर मारोगे, तो अल्फा को इस सेंस से मानो, ऐसे, उल्टा नहीं, ऐसे मानोगे। भाई तुमने माना नो स्लिपिंग तो प्योर रोलिंग कंडीशन है, प्योर रोलिंग कंडीशन है, और भाग रहा आगे, तो एसीएम अगर आगे तो अल्फा का सेंस ऐसे है। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन में 2mg, और अभी एक बात तुमने ये भी बोली थी कि सर अगर बॉटम पे नहीं स्लिपिंग हो रही है तो मैं टॉर्क बॉटम के अबाउट भी लिख सकता हूं इस केस में। तो इसके अबाउट टॉर्क कितना आएगा, तो ये रेडियस था 2 मीटर और ये रेडियस है 1 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस आएगा और 2 - 1, मतलब मैं इस पॉइंट को टॉर्क लिख रहा हूँ, ये आएगा 2 - 1, तो 2mg इस टू 2 - 1 दैट इज 1। डाउट होगा तो रुक देना, इक्वल टू इसके अबाउट आई अल्फा, आई इस एफ का टॉर्क आएगा नहीं, एन इसी से पास करेगा वो भी नहीं टॉर्क देगा, एम जी भी इसी से पास करेगा वो भी टॉर्क नहीं देगा इसके अबाउट, बस इसके अबाउट इसी का टॉर्क आएगा आई अल्फा। तो इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस आर स्क्वायर,
3/2 के टर्म में आता है, लिख लिया। अब देखो ये हो गया 2mg और यहाँ से बनेगा 3/2 m और r की वैल्यू 2 है तो ये बनेगा 4 दैट इज अल्फा। m से m कैंसिल आउट हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई ये 2 दिस इज 1/3, ये आ गया अल्फा। बट अभी भी आंसर हमारा वेरीफाइड नहीं है क्योंकि वेरिफिकेशन तो इसकी करनी पड़ेगी ना, स्लिपिंग हो रही कि नहीं हो रही है। इसके लिए हमें इस फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी और चूंकि तुमने माना है नो स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग, तो जो एसीएम होगा वो होगा आर अल्फा और आर क्वेश्चन कितना है 2 है तो 2 अल्फा दैट इज 2/3, ये वैल्यू इतनी मिल गई 2/3। अब मुझे एफ निकालना है तो सीधे एफ बराबर एम ए कर दे तो स्मॉल एफ आ जाएगा। अब मैंने क्या किया के लिए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ और 2mg माइनस एफ, तो 2mg माइनस एफ इज इक्वल टू मास m इंटू एसीएम हमारा कितना है तो 2/3, तो 2/3 मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया। इसमें g का भी तो टर्म था, जब भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो ना तो मुझे बता दिया करना। ये 2/3 g का टर्म था, तो यहाँ पे g का टर्म आएगा। नाउ f इज इक्वल टू 4mg/3 और तुम देख सकते हो कि लिमिटिंग वैल्यू 0.1 mg है और ये तो 4mg/3 आ गया। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन लिमिटिंग वैल्यू 0.1 mg। इसका मतलब कि जो भी मेरा एजम्पशन है इस क्वेश्चन में जो मैंने माना है तब गलत माना है, गलत हो गया, एजम्पशन गलत हो। कैलकुलेशन कहीं तुम्हें लगे कभी भी कि कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो मुझे रोकना जरूर, इधर रखना। तो फिर मेरा एजम्पशन फेल हो गया, लेकिन फेल होते होते इसने मुझे कंफर्म कर दिया कि सर बॉटम पे स्लीपिंग होगी और स्लीपिंग होगी तो कैंटिक फ्रिक्शन आएगा, स्लीपिंग होगी तब जो कैंटिक फ्रिक्शन आएगा ये एफ पॉजिटिव है ना, कैलकुलेशन में एफ पॉजिटिव आया पॉजिटिव, इसका मतलब कि आपने डायरेक्शन एकदम सही माना है। इसका मतलब जो कैंटिक फ्रिक्शन आएगा वो भी पीछे ही होगा। मतलब ये कंडीशन फेल होते होते मुझे दो चीज बता के चला गया कि सर फ्रिक्शन कैंटिक आएगा क्योंकि स्लिपिंग होगी एंड दूसरा फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे ही होगा क्योंकि कैलकुलेशन में एफ क्या आया है पॉजिटिव। तो चलो तो हम लोग अगले पेज पे जाएंगे और इसकी एबीडी दोबारा बनाएंगे, एबीडी दोबारा बनाएंगे। ये वाला एफ हम दिखाएंगे 2mg और चूंकि तुमने अभी कहा कि सर बॉटम पे स्लिपिंग होगी तो स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन कैटिक काम करेगा और कैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तुमने लिख रखी है म्यू एन एम जी, क्योंकि डिफॉल्ट केस में कैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक की लिमिटिंग वैल्यू बराबर आती है जब म्यू सेम है। तो हम लिखेंगे म्यू एम जी। अब हम क्या करेंगे, स्लिपिंग हो रही है तो अच्छा जब भी स्लिपिंग होगी तो बॉटम के अबाउट प्योर रोटेशन नहीं है, जब प्योर रोटेशन नहीं है तो टॉर्क सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखी जाएगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखी जाएगी। तो चलो तो सबसे पहले एसीएम ऐसे दिखाएंगे हम एसीएम, और एसीएम तो आगे ही होगा 2mg ज़्यादा है इससे, एसीएम आगे आएगा। और टॉर्क इसके अबाउट लिख नहीं सकते हो, इसी के अबाउट लिखोगे तो वो तो वैल्यू बताएगी। तो अब बात आती है अल्फा किधर माने, अरे जिधर मन करे उधर मानो ना, कैलकुलेट करेंगे अपने आप ही उसका प्लस माइनस साइन बता देगा किधर होगा। नहीं पता चलो हम इधर मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं, इस सेंस में अल्फा मान लिया, मान लिया। अगर कैलकुलेशन के बाद अल्फा पॉजिटिव आ गया तो मैग्नीट्यूड भी वही है और डायरेक्शन भी वही है एंटी क्लॉकवाइज, और कैलकुलेशन अगर अल्फा नेगेटिव आ गया तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा बट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, बस यही होगा और कुछ नया नहीं होगा। इक्वेशन लिखेंगे एफ बराबर एम ए तो 2mg माइनस 0.1 mg इक्वल्स टू मास इंटू एसीएम, बस इससे मुझे मिल गया एसीएम की वैल्यू 2 में से 0.1 इट इज 1 पॉइंट, और ये आंसर है हमारा। हाँ ये इस पे हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहला इक्वेशन दो ही पॉसिबल है, या तो स्लिपिंग या तो नॉन स्लिपिंग, और तुमने ये पता कर लिया कि सर स्लिपिंग होगी तो क्या वेरीफाई सही है आंसर। अब लिखेंगे टॉर्क इक्वेशन, चलो इसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं। टॉर्क इसके अबाउट नहीं लिख सकता, क्यों, स्लिपिंग हो रही है, नहीं लिख सकता। नहीं स्लिपिंग होती थी हाँ इस केस में लिख लेता, बट हाँ बात देखो मेरी बात से तुम्हें लग रहा होगा
कि कुछ केसेस में नहीं हो सकता है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। थोड़ा जब ज़्यादा भी अच्छा लेवल पकड़ेंगे ना तो समझ आएंगे किन केसेस में तुमसे गलती करवाई जाती है। तो सेंटर ऑफ मास का तो तुम जब चाहो तब लिखो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो चलो, तो सेंटर ऑफ मास अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं, तो जब टॉर्क की क्वेश्चन लिखो सेंटर ऑफ मास अबाउट, तो ये बनेगा 2mg इनटू ये दूरी 1 है, आपने 1 लिखा, और ये सेंस तो यही है, यही वाला सेंस, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और इस एफ का टॉर्क उल्टा एस से, तो माइनस 0.1 mg इंस टू ये डिस्टेंस 2 मीटर था, 2 मीटर इक्वल्स टू आई अल्फा। इसका सेंटर ऑफ मास अबाउट लिख रहा हूं mr²/2, तो m r² और r2 था, mr², m r²/2, mr²/2 इंटू अल्फा। बस देखो इसमें से m के टर्म्स कैंसिल होंगे, ये बनेगा 2g, ये बनेगा 0.2g, ये बनेगा 1.8। कहीं कैलकुलेशन हो तो बार बार रिपीट करो, मुझे बताना जरूर। 2 से 1.8 एंड दिस इज 2 अल्फा, अल्फा इज 0.9g, और ये आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स ये ऐसे घूमेगा, ऐसे। तो मुझसे जो पूछा गया था पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ स्पूल कैलकुलेट कर चुका हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर चुका हूं। एक और बात है, आप इसमें एक और चीज निकाली जा सकती है, ये स्ट्रिंग वाइंड होगी कि अनवाइंड होगी, बताओ। स्ट्रिंग वाइंड होगी कि अनवाइंड होगी? अनवाइंड होगी, टेंस ऑफ रोटेशन से समझ में आया, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे तो रस्सी खुलने लगेगी, तो अगला हम क्या बोलेंगे, अनवाइंड होगी, अनवाइंड होगी, ठीक है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड होगा, फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा। दूसरा स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग। अब ये तो ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन था एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग पार्टिकल, मतलब मुझे इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना, इसका। देखो एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे है, 2 पॉइंट है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ये पॉइंट, ये जो डिस्क के अंदर ये जो पार्ट है ना, इस पे लाइक कर रहा हूं, हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर पॉइंट देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कुछ समय बाद में तुम बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन तो हर पॉइंट के अबाउट हो रहा है, बट अभी के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये पॉइंट देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन होता है, एक रेडियल एक टेंजेंशियल, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। रस्सी कैसे खींच रहा है, ये तो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, लेकिन इस रस्सी पर लाइक करने वाला यहाँ का जो पॉइंट है ना डिस्क पे, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक रस्सी का पॉइंट यहाँ पे और दूसरा डिस्क का पॉइंट एक दूसरे पे कौन साइड से, तो डिस्क वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, और रस्सी वाला पॉइंट टेंजेंशियल मोशन, मतलब यहाँ का ट्रांसलेटर मोशन। हाँ, इधर का रस्सी का पॉइंट सर्कुलर भी कर रहा है, इधर का रस्सी का पॉइंट सेंटर ऑफ मास अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा और इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन टेंजेंशियल बराबर होता है, कर रहा हूं, इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन बराबर होगा। तो कोई पूछे कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जितना इसका टेंजेंशियल, और एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे इसका टेंजेंशियल, भाई सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन कितना है, उसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड कर दो, आ गया उस पॉइंट का। एक बार मुझे लग रहा है ना कि अगर तुमको समझ में आ रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ ऐसे, अगर तुम्हें लगे बीच में कि सर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज स्टॉप जरूर करना कि सर ये बात नहीं समझ में आई, ठीक है, क्योंकि टीचर को ये लगता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, मतलब बच्चा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है, तो धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाने लगता है। लगे तो बता देना। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा टेंजेंशियल, ऐसे सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन आर अल्फा, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस पॉइंट का आर अल्फा है, आर अल्फा। तो आर कितना है, आर ये दूरी है, दैट इज 1 मीटर, आर इंटू अल्फा। तो ये आर अल्फा आगे को रहा है ना,
आगे की ओर आया, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी तो आगे की ओर है, तो इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में जो टेंजेंशियल होगा में तुम्हें एसीएम ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्शन सेम है। और यही एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इस रस्सी के पार्टिकल, कोई पूछे कि एपी की वैल्यू कितनी है, तो इसमें वेक्टर लिखना सही नहीं है, अल्फा का डायरेक्शन सही नहीं है, मतलब वैल्यू लिख लो स्केलर फॉर्म में। तो एपी इज, अल्फा की वैल्यू हमारी आई थी 0.9 जी, और एसीएम की वैल्यू आई थी 1.9 जी। नाउ आंसर इज 2.8 जी, एंड दिस इज आंसर। ये आंसर, डाउट होगा तो रोक देना, ठीक है। ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जो बैक क्वेश्चन था, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। टेंशन इन स्ट्रिंग क्या, ये तो कुछ है ही नहीं है, रस्सी तो यही है, तो जो फोर्स यहाँ पे वही यहाँ पे वही यहाँ पे, एफ क्या, एफ इज 2mg, ठीक है। रस्सी है तो रस्सी का टेंशन हर जगह सेम होगा, मासलेस रस्सी यहाँ से लेके यहाँ तक तो हर जगह सेम ही रहेगा, ये 2mg है। वर्क डन बाय द फोर्स एफ इन टाइम टी, इस फोर्स ने टी टाइम में कितना वर्क डन किया, इसलिए क्वेश्चन रिडो के भी अंदर है। तो वर्क डन बाय द फोर्स इन टाइम टी, टी टाइम में इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। देखो अब इसमें सर अब सर सर वहाँ एसीएम क्यों आपने ऐड किया पिछले स्लाइड में सर? इसमें एसीएम क्यों ऐड किया, हाँ सर। देखो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन एपी को तुम लिख सकते हो पी का एक्सेलरेशन रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं रुद्र। इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन निकालना है, इस पी का एक्सेलरेशन ये पी लगभग तो बराबर ही है, मतलब ये इसका लिखो चाहे इसका लिखो, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितना है, सेंटर ऑफ मास का ऐड कर दो, तो क्या पी का ग्राउंड फ्रेम में नहीं आ जाएगा। अगर तुम सिर्फ आर अल्फा करते, इसका एक्सेलरेशन सिर्फ आर अल्फा करते, तो फिर वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आता है ना। हाँ सर। मतलब इस पॉइंट का मोशन, सर्कुलर मोशन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है कि ग्राउंड फ्रेम में है, सेंट्रल मास के फ्रेम में। यस। अब मुझे पूछा गया है ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड फ्रेम, हाँ 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 सर। बात समझना कि हाँ सर। ओके। तो मुझसे पूछा गया था टेंशन निकालिए 2mg, अब फोर्स का वार्डन पूछा है टी टाइम में, टी टाइम में वार्डन। तो देखो अब इसमें ना कुछ बातें फिर दिमाग में आ रही है। पहली बात तो ये दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वार्डन निकालना है तो देखो क्या दिक्कत, तब दिक्कत आ सकती है, पता है बॉटम पे स्लिपिंग हो रही है ना, तो फ्रिक्शन कैंटिक है, अब कैंटिक फ्रिक्शन वर्क करता है, कैंटिक फ्रिक्शन वर्क करता है, तो कैपिटल एफ का वर्क डन क्लास कब तक है, 10:40 तक ना क्लास की टाइमिंग, पता है। हाँ सर 10:55। ठीक है, देखो इस पे अगर मैं वर्क करके थ्योरम लगाता तो मुझे दिक्कत क्या मिलती, एफ का वर्क डन माइनस फ्रिक्शन का वर्क डन, एन तो वर्क करेगा नहीं, एमजी वर्क करेगा नहीं, चेंज इन कैटेगरीज में निकाल सकता हूँ, लेकिन फ्रिक्शन काइनेटिक है वो वर्क कर जाएगा। अगर ये फ्रिक्शन स्टैटिक होता ना, स्टैटिक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का बर्डन इसके ऊपर 0 आएगा क्योंकि बॉटम पे स्लिपिंग नहीं होती, तब तो मैं वर्क करती थ्योरम से आराम से निकाल लेता, एफ का वर्क डन ई काइनेटिक एनर्जी का चेंज में जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन स्टैटिक है, वर्क करेगा नहीं, बट ये तो आ गया काइनेटिक, मतलब ये भी वर्क करेगा। तो अब वर्क करके थ्योरम लगाने में सरदर्द हो जाएगा भाई, एक तो इसका कैटेगरी निकालेंगे टी टाइम पे, दूसरा प्रॉब्लम एफ का वर्डन के लिए फ्रिक्शन का वर्डन निकालो, अरे इतना कौन काम करेगा, नहीं करना। तो बेटर है कि वर्कडन को हम बेसिक से ही सॉल्व कर दें, बेसिक से ही सॉल्व कर दें वर्कडन को। तो एफ का वर्डन निकालना है और ये फोर्स कांस्टेंट है, 2mg कांस्टेंट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा डिफॉल्ट केस में इनिशियली रेस्ट में है,
अगर इनिशियल रेस्ट में है तो ये जो पॉइंट पी है इसका जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ 2.8 इंटू जी टू टी स्क्वायर हाफ एट स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 1.4 जी इंटू टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया इस पॉइंट का। तो कोई पूछे कि वर्कडन बताइए इस फोर्स का, जब फोर्स का वर्कडन होगा 2 mg मल्टीप्लाई बाई 1.4 t square. Now answer is 2.8 m t square into t square. Whole value is, ठीक है, with answer आराम से आ गया। मुझे वर्क और एनर्जी थ्योरम लाने की कोई नीड ही नहीं थी। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ से कॉपी करो और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ना कंबाइंड मोशन को पकड़ा हुआ है। लार्ज ये इसे कॉपी करो। ठीक है, जब भी तुम्हारे सामने कंबाइंड मोशन के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए, फ्रिक्शन की वैल्यू लिख दे और तुम्हें लगे कि स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, गो टू एजम्पशंस एंड सॉल्व दिस। अगर एजम्पशन वेरीफाई हो गया कि जो फ्रिक्शन आ रहा, जैसे कि यहीं पे देखो, अगर ये फ्रिक्शन जो है ना, मैंने फ्रिक्शन कैलकुलेट किया था यहीं पे, फ्रिक्शन ये यहाँ आया था 4 mg/3। अगर ये 4 mg/3 है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट ना 0.1 ना होके अगर ये 2 होता, लेट्स म्यू की वैल्यू 2 होती है, अच्छा फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। डिपेंड करता है कि बाइंडिंग किधर है, मतलब सरफेस की बाइंडिंग कितनी तगड़ी है। तो अगर इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर मैं 2 मान लूँ ना, 2, लिमिटिंग वैल्यू 2 mg होती, 2 mg, तो देखो ये जो है वो 2 mg से ज़्यादा नहीं होता ना, मतलब अगर म्यू 2 हो जाए तो स्लिपिंग नहीं होती। जब स्लिपिंग नहीं होती तो जो इधर जो सॉल्व किए थे तब सब सही हो जाता। जब भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, नो एजम्पशंस, नो स्लिपिंग मानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फ्रिक्शन की स्टैटिक वैल्यू निकालेंगे, लिमिटिंग से कंपेयर करेंगे। अगर कम आ गया तो आपने जो सॉल्व किया वही आंसर है, और अगर ज़्यादा आ गया तो फिर हम मान लेंगे क्या, स्लिपिंग कंडीशंस मैंने माना था ना, मतलब स्लिप मानते हुए सॉल्व कर लेंगे। और जब अब जो आंसर आएगा वही सही है, क्योंकि उसको अब वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वही हो। तुम एक काम करो, पहले इसे कॉपी कर लो, और कॉपी करो, पेज टर्न करो, फिर अगले क्वेश्चन। होमवर्क आपको ना आप अभी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रिकैप करते हुए 1 सप्ताह के अंदर रोटेशंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके। हो गया, हटाओ। ये था ना, एवं कॉपी हो गया। Yes, sir. अच्छा, अगर कोई ऐसा हो कि कॉपी ना किया हो तो मुझे रोक जरूर देना। सॉल्व किया था स्लिपिंग, ये फोर्स एट एंगल, ये फोर्स एक एंगल पे है, इस पुली है, बट मैंने इस फोर्स को ऐसे लगा रखा, लेकिन ये रस्सी जो ना यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना। ये रस्सी यहाँ पे, रस्सी ऐसे वाइड हुई है, ऐसे ऐसे वाइड हुई है, ऐसे वाइड होकर रस्सी ऐसे आ रही। ये रस्सी टेंजेंट, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे टेंजेंट है, इस कर्व पे यहाँ पे टेंजेंट है रस्सी, एंगल अल्फा पे लगी हुई। क्वेश्चंस एकदम सिमिलर होते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है, बट एंगल बस चेंज होता है। और ये थोड़ा सा तुम्हें लग रहा हो कि ये लाइन ना स्ट्रेट नहीं, बट ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये लाइन ना स्ट्रेट है, लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट है। अ वेरी स्मॉल फोर्स, अगर ये फोर्स बहुत ही कम है, और अभी के लिए ये जो लाइन है अगर तुम्हें दिख रहा होगा सही से,
देखो ये लाइन इधर कहीं आ रही है, अगर इसको पीछे बढ़ाओगे ना कहीं इधर मिलती नजर आएगी, इधर डायग्राम के हिसाब से आंसर करना है। मुझे बताओ अगर ये फोर्स बहुत ही स्मॉल होता तो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ स्पूल क्या होता? ये स्पूल किस सेंस में घूमता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी स्मॉल, सब कुछ इसी पे। और थोड़ा अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया था ना उसको थोड़ा सा लिंक करके देखो। सर एंटी क्लॉकवाइज। और कोई इसका? क्लॉकवाइज है। कार्तिक, शिवम, आयुषी, सर क्लॉकवाइज। आंसर इज क्लॉकवाइज होगा। क्यों बताओ? सर इसका कंपोनेंट लेंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से टॉर्क नहीं आएगा, केवल ये हॉरिजॉन्टल से आएगा, वेरी स्मॉल। नहीं, अच्छा वाला एक फोर्स 1 जो सेकेंड है- रुको। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का टॉर्क नहीं आएगा, गलत है, होगा, आएगा। रीजन है ना, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट अगर रस्सी ऐसे है तो टेंजेंट यहाँ नहीं बनेगा, ये टच यहाँ पे है इसका, टेंजेंट ऐसे होगा ना रस्सी पे। एक सर्कल पे जब टेंजेंट तुम ऐसे ड्रॉ करते हो तो ये इसके नीचे यहाँ पे नहीं होगा, ये तो टच यहाँ पे है और यहाँ से वो लाइन ऐसे चल, तो कंपोनेंट करोगे इसका ना तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे, एक आएगा ऐसे। तो ये ऐसे घुमाएगा, ये वाला फोर्स ऐसे है, लेकिन बॉटम में फ्रिक्शन भी तो हो सकता है, नहीं पता है तो। ये नहीं, मतलब अगर तुम इसके अबाउट भी टॉर्क लिखोगे तभी भी ये वाला जो है वो ऐसे घुमाएगा, इसके अबाउट ये वाला ऐसे घुमाएगा। बताओ इसका सेंस जो है, आंसर इज क्लॉकवाइज, बट क्लॉकवाइज कैसे? कोई भी बताओ क्लॉकवाइज कैसे? जानते हो प्रॉब्लम कहाँ की हो तुम? कंपोनेंट करके दिक्कत करते हो, कंपोनेंट नहीं किया होता, अभी इस बात समझ में आती है। ये जो बॉटम पॉइंट है ये तो स्लिप नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी तुम केस 1 की बात करो, टाइप 1 में बॉटम पॉइंट स्लिप नहीं करेगा। तो केस 1 में हम कहेंगे कि बॉटम पे नो स्लिपिंग, मतलब नो स्लिपिंग कंडीशन तो होगी क्योंकि फोर्स तुम बहुत कम लगा रहे हो, बहुत कम, इस फोर्स को बहुत कम ऐसे हल्का सा खींचा, तो स्लिपिंग नहीं होगी ना, कॉमन सेंस है। कैसे स्लिपिंग होगी? एकदम हल्का सा पुल की हो, स्लिपिंग होगी नहीं पॉसिबल है। नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है। एबीडी बना दो, एन ऐसे, एमजी ऐसे, और फ्रिक्शन जिधर हो आगे या पीछे क्या फर्क पड़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात करें। अब इस एफ का कंपोनेंट मत करना, कंपोनेंट करोगे तो फिर गड़बड़ होने लगेगा, दिमाग कंफ्यूज हो सकता है। बिना कंपोनेंट पर भी बात समझ में आ जाएगी। एन इससे पास कर रहा है 0, फ्रिक्शन इससे पास कर रहा है 0, एमजी इससे पास कर रहा है 0। ये वाला एफ की जो लाइन है, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी, ये जो एक्सिस है ना, ये पॉइंट परपेंडिकुलर दूरी होगी ना, लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी, तो टॉर्क क्या आएगा? कैपिटल एफ का इसके अबाउट, इस सेंस में आएगा, इस सेंस। तो सेंस ही आ गया ना, तो सेंस ही आ गया, तो सेंस तो अनचेंज रहता है किसी भी फ्रेम से, तो स्पूल भी ऐसे ही घूमेगा, सेंस अनचेंज। सेंस क्या? पूरा अल्फा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ओमेगा पूरा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में ही अनचेंज होते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो इसके अबाउट टॉर्क का सेंस क्या गया? क्लॉकवाइज। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब ये स्पूल ना ऐसे घूमेगा। तो देखो कितना अजीब नहीं लग रहा है कि मतलब ना ये जो रस्सी है, इस रस्सी को धीरे से ऐसे खींच रहे हो, इस एंगल अल्फा को धीरे से ऐसे खींच रहे हो, तो दिमाग आ रहा ना यार ये तो ऐसे जाना चाहिए, ये तुम्हें पता है ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारे तरफ आ रहा है। और कभी घर पे वो मिले ना पतंग वाला मांझा, तो उसमें तुम ऐसा करना, ये ना एंगल थोड़ा सा ज्यादा रखना, ऐसे ज्यादा रखना, इधर जाएगा वो अलग इशूज है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा रखना है ऐसे।
ये एंगल ज़्यादा रखना और एंगल ज़्यादा रख के इसको ऐसे खींचना, ऐसे खींचना, ऐसे खींचना। तुम देखोगे ना कि नहीं ज़्यादा नहीं, ये एंगल कम रखना, क्योंकि ये ज़्यादा करोगे ना ये, तो ये इधर आने लगेगा। ये थोड़ा-सा कम रखना ऐसे, ऐसे मतलब ये जो बॉटम है ना इसके थोड़ा-सा इधर आए, मतलब हल्का-सा एंगल एक कम रखना है, ऐसे रखना है ऐसे। घर पे एक्सपेरिमेंट करना। तुम ऐसे हल्का-सा खींचना, तुम्हें पता क्या लगेगा? ये तुम्हारे ही तरफ आ रहा है। और जब इस एंगल को ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो ये उसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है, भाई ये कब होगा? कौन-सा एंगल होगा, कैसा होगा? पहली तो बात मुझे ये समझ में आई कि ये प्योर रोटेशन होगा और रोटेशन का सेंस क्या होगा? क्लॉकवाइज़। तो पहले का आंसर है हमारा सेंस ऑफ रोटेशन इज़, डाउट होगा तो मुझे रोकना, क्लॉकवाइज़। और आंसर कैसे मिला? इसके बाद टॉर्क से, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि एफ बहुत स्मॉल है। इसके बाद टॉर्क का सेंस है क्लॉकवाइज, अ सेंस इज अनचेंज फ्रॉम एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी क्या आएगा? क्लॉकवाइज। नो स्लिपिंग, क्लॉकवाइज, गुड। क्वेश्चन ही है एंगल अल्फा व्हेन द सेंस ऑफ रोटेशन चेंज, ये तो हम अभी बाद में बात सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्पूल, अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है तो स्पूल किधर भागेगा? आयास किधर भागेगा? स्पूल किधर भागेगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। स्पूल फॉरवर्ड, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है और सेंस क्लॉकवाइज है, तो ऐसे घूमना है, तो इसको भूल जाओ ना। नहीं एफ नहीं है, देखूंगा एफ को तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एफ नहीं है, भाग पटा जाओ। स्लिपिंग नहीं हो रही है और क्लॉकवाइज घूम रहा है, बॉटम स्लिपिंग नहीं हो रही है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, आगे भागेगा, द मोशन विल बी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड एक्सिलरेशन देगा, फॉरवर्ड भागेगा। वाइंडिंग या अनवाइंडिंग, ये बताओगे? वाइंडिंग होगी अनवाइंडिंग होगी? वाइंडिंग वाइंडिंग। एकदम सेंस से समझ गए तुम लोग ना, क्लॉकवाइज लिख रहा है, क्लॉकवाइज सेंस है, तो ऐसे घूमेगा तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी ऐसे घूमेगा, तो रस्सी को लपेटने लगेगा, लपेटने लगेगा। ठीक है? ये सारे इसके आंसर है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अल्फा कितना हो ताकि रोटेशन अपने सेंस को चेंज कर, सेंस को चेंज करता है। कोई बता सकता है कि ऐसा क्या होना चाहिए कि सेंस चेंज हो जाए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जबकि एफ वेरी स्मॉल, एफ बहुत कम हो, ऐसा क्या होना चाहिए कि सेंस चेंज हो जाए? क्या होना चाहिए? सर जो पॉइंट है उसके अबाउट सर एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज कब आएगा? जब सर ये जो हमारी जो लाइन एक्सटेंड की हमने, जो इस साइड से आएगी, राइट साइड। हाँ, जब ये राइट साइड चली जाए ना, तब हो जाए। एकदम सही कह। इसका मतलब कि अगर मैं इस एंगल को बढ़ाने लगूं, इस एंगल को बढ़ाऊंगा, तो फिर रस्सी पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ सकती है, रस्सी ऐसे हो सकती है। अब मैं आगे बढ़ाऊं, देखो ये पॉइंट पहले यहाँ था, अब आ गया यहाँ पे। फिर एक ऐसा टाइम आ सकता है कि इसको और बढ़ा दूं, यहाँ पे कर दूं, फिर क्वाइट पॉसिबल है कि मैं ये जो लाइन आ रही है इसी से पास करें, ऐसे पास करें। और उससे अगर मैं ज्यादा कर दूंगा, इधर कर दूंगा, तो इस पे जो टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट इस पे तो इधर आ गया, और इधर आ जाएगा तो इसके बहुत टॉर्क का सेंस ऐसे देगा, ऐसे, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अनवाइंडिंग से हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सेंस ऑफ रोटेशन तब चेंज होगा जब ये लाइन ऑफ फोर्स इस बॉटम से पास करे, इस बॉटम से पास करे, फिर बॉटम से पास, इस तरीके से। ये सेंटर से इसको बना दिया और यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट, टेंजेंट ये, एंड दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा नॉट है। अब इसके लिए मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर ये एंगल अल्फा नॉट है तो ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा। ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन पैरेलल, ये अल्फा नॉट, ये अल्फा नॉट। अच्छा, ये पूरा पूरा 90 है, ये बनेगा 90 माइनस अल्फा नॉट, ये क्या बनेगा? और ये रेडियस बी है और ये रेडियस
तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिख सकता हूँ cos अल्फा नॉट इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस अल्फा नॉट इज cos इनवर्स अपॉन ये वो एंगल है अल्फा नॉट जब ये अपना सेंस ऑफ रोटेशन चेंज करेगा इसके बाद। दैट मीन्स अगर अल्फा नॉट अगर अल्फा की वैल्यू अल्फा नॉट से कम है तो क्लॉकवाइज ऐसे था ना, तो क्लॉकवाइज था तो क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा नॉट है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है विद नो स्लिपिंग। विथ नो स्लिपिंग क्यों? क्योंकि एफ वेरी स्मॉल है। अगर एफ वेरी स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल है तो ये होल्ड करेगा ही करेगा। हालांकि अगर एफ वेरी स्मॉल भी ना हो, कुछ और भी हो, बट स्लिपिंग ना हो बॉटम पे, मतलब बेटर नहीं कि प्योर रोलिंग कंडीशन लिख लो यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा वर्ड है। अगर प्योर रोलिंग में होता तो स्लिपिंग नहीं होती तो फिर ये कंडीशन होल्ड करता बॉटम वाली प्योर रोलिंग, ये कंडीशन होल्ड करेगा। इसे भी पहले इसे कॉपी कर लो इसको, के बाद मैं उधर फिर कुछ चीज़ें तुम्हें बताता हूँ। जल्दी कॉपी करना। टाइप 2 में ये है, और इस पे थोड़ा जल्दी से बता सकते हो क्या कि इसका आंसर क्या होगा? हालांकि मैं कुछ रिकैप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देना था तुम्हें, ताकि उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कर सको अच्छे से। टाइम नहीं है अभी, तो इसे कॉपी कर लो। उसके बाद तुम जरा पीछे वाला पेज पे आ जाता हूँ, इस पे इसे कॉपी करो जल्दी से। चलो एंगल अगर नीचे की तरफ होगा तो वो जो अल्फा है वहाँ वो वो फोर्स अगर नीचे की तरफ होगा तो मतलब वो अल्फा एंगल अगर नेगेटिव होगा तो अल्फा नॉट अगर 90 डिग्री हो गया तो, हाँ अगर ये अल्फा नॉट 90 डिग्री 90 ना, वो सर नेगेटिव हो अगर होगा गॉट इट? रुद्र समझ में आया? हाँ सर तुम चलो पूरा फोर्स आयास, तुम्हें बात समझ में आ रही है रुद्र की? सर फोर्स अगर नीचे की तरफ अच्छा, फोर्स नीचे की तरफ तो है ही है, इस सेंटर लाइन के नीचे तो है फोर्स, यहाँ पे लगा हुआ है। नहीं सर सर अल्फा कहना चाह रहा है कि जो एंगल है ना वो हॉरिजॉन्टल के नीचे हो माइनस अल्फा हो नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है। हाँ शिवम क्या कह रहा हो? हाँ सर एंगल फॉर कहना चाह रहा है अरे रुको एक सेकेंड बोलो शिवम। रुद्र कहना चाह रहा है कि जो अल्फा एंगल है वो नेगेटिव अल्फा हो हॉरिजॉन्टल के ऊपर ना हो हॉरिजॉन्टल के नीचे हो। अल्फा नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? हाँ सर हाँ अल्फा नेगेटिव हम कैसे करेंगे? मतलब इधर क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इधर कर दे, यस सर। ऐसे रैप करके ऐसे। अच्छा इसे कॉपी करें ना थोड़ा सा, तुम खुद बताओ क्या होगा।
ऐसा है और रस्सी जो है पे ऐसे ऐसे हो जाए ऐसे, एंड दिस एंगल इज अल्फा, दिस ये ऐसे है। अब मुझे बताओ थोड़ा सा, ये सेंस क्या आएगा? ये एफ वेरी स्मॉल, सेंस ऑफ रोटेशन बताओ, बोलो, सेंस ऑफ रोटेशन। आयाज बताओ। एंटी क्लॉक, ऑफ कोर्स एंटी क्लॉकवाइज, तुम इसी को तो टॉर्क लिखोगे ना, ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ऐसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर भागेगा, इधर रस्सी वाइंड होगी कि अनवाइंड होगी, बताओ। माइंड हाँ सर, वाइड हो ये सेंस में घूम रहा है और लग रहा है कि रस्सी वाइंड हो गई, सही है? हाँ सर, अच्छा, गलत है, अनवाइंड अनवाइंड अनवाइंड। वाइंड होगी। मैंने कहा था ना कि सेंस किसी फ्रेम से चेंज नहीं करता है। तो तब तुम जान गए कि एंटी क्लॉकवाइज है तो सेंटर ऑफ मास पे चले जाओ, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा। तो अगर सेंटर मास ना भागे और ये ऐसे ही घूम रहा है ऐसे ही, तो ये रस्सी खुलेगी कि वाइंड अप होगी? रुद्र, शिवम, अनवाइंड होगी, खुलेगी। अनवाइंड, मस्त क्या, अनवाइंड। डाउट है तो बता दो। ठीक है, अब तो टाइम ही नहीं है यार। यहाँ तक मैंने बताया, अभी ये सेकेंड पार्ट बचा रह गया। तुम लोग अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, तो तुम क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जिस पेज पे कह रहा हूँ, एक बार ना घर पे बैठ के ना इन चीज़ों को करना, ठीक है? फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, कल हम लोग एंगुलर मोमेंटम शुरू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले सकते हो तो। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अभी होमवर्क के लिए। हीरोडो का क्वेश्चन है। हाँ, मैं तुम लोग को होमवर्क दिया था ना इसको, बताओ। देखो, इंटरेक्शन में कई बार कह चुका हूँ ना कि वो बहुत जरूरी है। तो अगर ये फोर्स बहुत तेज खींचता तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या होता? सेंस ऑफ रोटेशन क्या होता? नयन बताओ। अगर बहुत तेज खींचूं तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा? आयुष, कार्तिक, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये कैसे पता चला एंटी क्लॉकवाइज हुआ? फोर्स बहुत ज्यादा है तो क्यों नहीं, तो टॉर्क अबाउट सेंटर से देखेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रिक्शन। तो अच्छा, तो एक ये भी है, ठीक है, लेकिन ये क्या इस पुल इस ग्राउंड पे रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर ये फोर्स, हाँ ये सही करो, बट ये अगर फोर्स वेरी लार्ज फोर्स, वेरी लार्ज फोर्स, मतलब ये अमाउंट ना बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इसका वेट वगैरह, हाँ तो फिर रहेगा यहाँ पे? नहीं रहेगा। तभी भी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वेरी लार्ज है, दैट मीन्स फोर्स इनफाइनाइटली लार्ज है, इनफाइनाइटली लार्ज है। तो नहीं रहेगा, क्योंकि फोर्स का जो कंपोनेंट बनेगा ना, ये वाला कंपोनेंट अपवर्ड, ये जो कंपोनेंट बनेगा, ये जो कंपोनेंट बनेगा फोर्स का एफ वाई, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट का होगा, एफ साइन अल्फा, और वो इसके वेट से बहुत ज़्यादा होगा, तो कांटेक्ट छोड़ देगा। जिस वक्त पुल करोगे ऐसे, वो कांटेक्ट उसी समय छोड़ देगा। और अगर कांटेक्ट छोड़ दिया तो ना तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ना फ्रिक्शन रहेगा, सिर्फ एम रहेगा। तो इसकी एफ में सिर्फ एम दिखेगी और ये फोर्स एफ दिखेगा, बाकी तो कोई फोर्स दिखाओगे ही नहीं। तो जो टॉर्क इक्वेशन होगा
वो हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख पाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इस फोर्स का इस सेंस में आएगा एंटी क्लॉकवाइज। द सेंस ऑफ रोटेशन तुम एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये ऐसे घूमेगा तो स्ट्रिंग क्या होगा, अनवाइंड होगी। आंसर अनवाइंड। ये दो आंसर है, एंटी क्लॉकवाइज एंड अनवाइंड। ठीक है, इसे कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस यही कॉपी करना है तुम्हें, एंटी क्लॉकवाइज एंड अनवाइंडिंग्स एंड थर्ड लीप सरफेस इमीडिएटली, लीप सरफेस इमीडिएटली। इमीडिएटली तुरंत सरफेस को छोड़ देगा। के बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन इरडो से लिया गया है। इसमें एक स्पूल है, इसका मास मान लो m है, डिस्क है, आउटर रेडियस है, इनर रेडियस, अच्छा ये r है, बट ये ना पूरा पूरा डिस्क ऐसे है, कंप्लीटेड है ऐसे, जैसे पिछले क्लास में था। फोर्स F लगा हुआ है, पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ स्पूल, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग अंडर प्योर रोलिंग कंडीशंस। तो जब भी क्वेश्चन में मेंशन करें कि अंडर प्योर रोलिंग कंडीशन में है, दैट मीन्स जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक कंडीशन पे आएगा। स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से दिखाएंगे। फ्रिक्शन को ऐसे दिखा दो, F दिखा दिया। और इसमें ये जो पॉइंट है इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन में, इस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन में, प्योर रोटेशन में होता है। तो हमारे सामने दो तरीके हैं टॉर्क की इक्वेशन लिखने का। एक तरीका है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख दो, जो कि ऑलवेज वैलिड है, और एक है जिस पॉइंट का वेलोसिटी 0 है इसके अबाउट में टॉर्क लिख दो। बट इसमें एक कंडीशंस होती हैं, वो मैं कल भी बताया था कि बता दूंगा। अभी बताता हूँ कंडीशंस क्या हो। तो ये फोर्स है अल्फा, सब दिया हुआ फ्रिक्शन, तो बेटर है कि मैं इस पॉइंट को टॉर्क लिखूँ। लेकिन पता है कभी कभी बच्चे से ना मिस्टेक क्या होता है, देख जब तुम इसके बाद टॉर्क लिखोगे बच्चे क्या करते हैं ना कि इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, इस डिस्टेंस। ये गलत है, क्योंकि ये जो फोर्स है वो तो टेंजेंट यहाँ बना रहा है, फोर्स टेंजेंट यहाँ बना रहा है, तो फिर इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे ना ऐसे, तो आप लाइन ऑफ फोर्स जो है, लाइन ऑफ फोर्स जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ से लिखेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो जब भी आप एबीडी बनाओगे तो एन तो इसी से पास करेगा, mg भी इसी से पास करेगा, फ्रिक्शन पीछे, ये फोर्स आगे। दैट मीन्स इसके अबाउट टॉर्क लिखते समय फ्रिक्शन का आएगा नहीं, एन का आएगा नहीं, mg का आएगा नहीं, फिर बचा एफ का। एफ का फोर्स क्या होगा, अब एफ के फोर्स में भी अगर तुमने कंपोनेंट कर दिया तो गलती क्या होगी, ये फोर्स तो काम तो कर रहा है यहाँ पे है, तो इसका एफ का कंपोनेंट इधर, वो अलग से टॉर्क, फिर इस एफ का कंपोनेंट इधर, वो अलग से टॉर्क। इससे बेटर है ना कि तुम इस फोर्स का ये दूरी निकाल लो परपेंडिकुलर। ये दूरी अगर मान लो r1 है, r1, तो आप इसके बाद टॉर्क क्या लिखेंगे, r1 इंटू एफ, फोर्स इंटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी इस पॉइंट से, r1 इंटू एफ इक्वल्स टू आई अल्फा, इसके बाद आई लिखना है। तो डिस्क है mr²/2 एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये बन जाएगा 3/2 mr²। डाउट होगा तो मुझे रोक देना। mr²/2 एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम इनटू अल्फा, यहाँ से अल्फा मिल जाएगा, लेकिन r1 निकालना पड़ेगा। r1 निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया सेंटर को। तो तुम कल्पना करके देखो, ये पूरा ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल एक सिमिलर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल एक सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इस लेंथ का रेशियो अपॉन दिस टू दिस अपॉन दिस। तो इसके लिए हाँ, तो ये चीज़ें हैं जो अभी देखो, ये भी लेंथ तुम्हें पता नहीं है कि ये लेंथ कितना होगा, बट ठीक है, पेशेंस रखेंगे सॉल्व करने की। इस एंगल को अपने मन से मैंने, अच्छा अपने मन से क्या, ये अल्फा दिया गया, पता ही चल गया ये एंगल अगर अल्फा होगा, इस एंगल को निकालना मैं चाहता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ा दिया। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल अल्फा बनेगा, ये पूरा 90 है, बनेगा 90 माइनस अल्फा, दैट मीन्स दिस एंगल इज अल्फा, एंगल अल्फा बन गया। अगर अल्फा बन गया तो इसमें सिमिलर एंगल लगाऊंगा, तो दिस लेंथ आर
यहाँ लिख रहा हूँ r अपान दिस लेंथ इज r1 इज इक्वल टू ये वाला लेंथ अपान ये लेंथ। ये लेंथ पता कैसे मिलेगा, ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, अगर ये r है ये बनेगा r सेक अल्फा, एंगल के सामने वाला ना हाइपोटेनस है, और ये बेस है, तो हाइपोटेनस निकालूंगा तो सेक बनता है, अब बेस आता है तो कॉस बनता है। तो अगर ये r है तो ये बनेगा r सेक अल्फा, आप लिखेंगे r सेक अल्फा डिवाइडेड बाई, डाउट होगा तो रोक देना, ये है r सेक अल्फा अपान दिस लेंथ। ये लेंथ कितना होगा, इस पूरे में से आपको इस लेंथ को हटाना होगा, ये पूरा लेंथ कैपिटल R है, कैपिटल R माइनस r सेक अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या निकालेंगे, r1 की वैल्यू कैंसल आउट होगा, r1 इज इक्वल टू, और इस सेक अल्फा को इससे डिवाइड कर दो, ये हो जाए, और इसको डिवाइड कर दो बनेगा क्या, r कॉस अल्फा माइनस ये बनेगा, इसको उठा के आप यहाँ पर रख देंगे, ये बनेगा कैपिटल F ब्रैकेट में कैपिटल R कॉस अल्फा माइनस स्मॉल r, ये रख दिया। 2 का टर्म यहाँ पाएगा, 3 का टर्म भी यहाँ पाएगा, r स्क्वायर, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमने एंगुलर एक्सेलरेशन सेकेंड पार्ट का आंसर बताया। अगर आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये इक्वल्स टू ECM सेंटर ऑफ मास का, दैट इज r अल्फा, से आपको सेकेंड पार्ट का आंसर मिला। थर्ड कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ स्पूल, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग पार्टिकल। थर्ड पार्ट है स्ट्रिंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन, मतलब आपको इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है, इसका हो चाहे इसका हो, रस्सी पे इसका या इसका, सब बराबर है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। फिर हम उसी काम का हेल्प लेंगे कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्सेलरेशन निकालेंगे और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड कर देंगे। कहीं लगे डाउट तो रोक देना। तो P का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में प्लस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज और, ये ना पूछा गया बेसिकली t इक्वल्स टू 0 पे, अदरवाइज पता है क्या आएगा, अदरवाइज ना इस वाले पॉइंट के पास नहीं, रेडियल एक्सेलरेशन से तो मतलब नहीं है, टेंजेंशियली चाहिए, क्योंकि ये ना स्ट्रेट ऐसे खींचा जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट खींचा जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट पे। लेकिन ये बताओ, ये तो गलत है ना, तुम्हें रोकना चाहिए। अरे सॉरी, योर रोलिंग कंडीशन सही तो है। मुझे पिछला ना समझ याद आ गया था कि वो तो खींच रहे हैं तो सरफेस छोड़ देगा, ये मैंने लिख लिया। तो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास, ये ऐड करना पड़ेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखना है क्योंकि ये ऐसे खींचा जा रहा है। इस वाले पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था ऐसे डिस्क वाला, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में होगा r अल्फा, और उसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा r अल्फा ऐसे, और ये स्मॉल r इंटू अल्फा। मैं वेक्टर से यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखना r अल्फा ऐसे, r अल्फा ऐसे, और डाउट होगा तो रोकना मुझे। दिस एंगल इज अल्फा, और एक और बात है भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो इसको अल्फा 1 लिख लो, तो अल्फा 1, इसको अल्फा 1 तो होगा r अल्फा 1, ये लिख लिया। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका r अल्फा लिख लिया। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, r अल्फा, प्योर रोलिंग कंडीशन है ना, ये ECM r अल्फा 1, उसको वेक्टर की तरह से जोड़ दोगे, उसको वेक्टर की तरह से इस पे ऐसे ऐड, दिस इज r अल्फा। तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा स्ट्रिंग पार्टिकल का, वो बेसिकली इसी दो वेक्टर का सम होगा। तो अगर ये एंगल अल्फा है और ये है r अल्फा 1, ये भी r अल्फा 1, तो एक तो तरीका है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, और एक तरीका है इस वेक्टर है और दोनों बराबर होता है, तो याद करो ये वैल्यू होती है r अल्फा 1 कॉस अल्फा बाई 2 का ट्वाइस, ये होता है ऐसा। तो वेक्टर की प्रॉपर्टी है, एक वेक्टर है, बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट जो आता है दैट इज 2a cos थीटा बाई 2, ये मैंने लिखा है। इसके बाद टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन पता करना है।
अगर तुम्हें रस्सी का टेंशन पता करना है, इसका टेंशन टी, अरे तो ये फोर्स एफ ही तो हर जगह सेम होगा, तो टेंशन ऑफ स्प्रिंग तो एग्जैक्टली सेम रहेगा। अब वर्क डन बाई द फोर्स एफ इन टाइम टी, टी टाइम में इस फोर्स का वर्क डन करना है। तो टी टाइम में मुझे पता करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टी टाइम में, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन अब इससे निकालने से बेटर है ना, इसमें बहुत बड़ी खासियत है, पता है क्या? अगर ये प्योर रोलिंग लिख रहा है दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर नहीं सकता, नॉर्मल रिएक्शन करेगा नहीं, एमजी वर्क करेगा नहीं, क्योंकि इसी पे प्योर रोल कर रहा है। हम क्या करेंगे, एफ का जो वर्क डन आएगा वो इसकी चेंज इन कैट एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फोर्स का जो वर्क डन है दैट इज नथिंग बट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आप ये पढ़े होंगे शायद, हाफ एम VCM का स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा का स्क्वायर, ये टर्म हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। इसके अलावा भी ना एक और मेथड होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके सहायता से अभी वो भी बता देता हूँ, उसके सहायता से सॉल्व होता है, बहुत जल्दी आ जाता है उससे आंसर। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हाफ तुम निकाल ही लोगे, निकालना क्या, तो वैल्यू बता दे रहा हूँ बस। ये जो VCM होगा टी टाइम में V और U प्लस AT, U 0 है तो एक्सेलरेशन ACM इंटू टी, ये मिल गया VCM, ECM पता ही है, ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा आएगा अल्फा टी, और आपको अल्फा पता ही 1, उठा के प्लेस करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो कॉपी करो, ठीक है। तो स्पूल मोशन पे बेस होकर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और इसमें वर्क डन पूछता है, एक्सेलरेशन पूछता है, टेंशन वगैरह कैलकुलेट कर, कॉपी करो।